स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा एनटी अभ्यास ऐप में जो जेईई मेन के मूक टेस्ट पेपर्स दे रखे हैं उसका टेस्ट नंबर 4 में आपसे डिस्कस करूंगा और टेस्ट नंबर 4 का मैथ्स वाला पार्ट ही हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, और टेस्ट नंबर 4 का जो पीडीएफ फाइल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर के इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो और सभी प्रॉब्लम्स को अपने एंड पे ट्राई कर सकते हो। और जिन प्रॉब्लम्स में लगता है कि आपको सॉल्यूशंस देखने की जरूरत है देन आप उनका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, और टेस्ट नंबर 1, 2 और 3 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जिन स्टूडेंट ने इन टेस्ट को प्रिपेयर नहीं किया हुआ है तो वो भी इन सभी टेस्ट को प्रिपेयर कर लें, ताकि जब आप जेईई मेन का एग्जाम देने जाएं तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है? द रिलेशन लेस देन, मतलब एक रिलेशन दे रखा है लेस देन का इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज। ठीक है, तो पूछा हुआ हमसे ओनली सिमेट्रिक होगा, ओनली ट्रांजिटिव होगा, ओनली रिफ्लेक्सिव होगा या एन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये हमसे पूछा हुआ है। क्लियर स्टूडेंट, तो पहले आप क्या करो, उस प्रॉब्लम को अपने एंड पे ट्राई करिए। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम दिया हुआ है एंड देन सीधा सॉल्यूशन। ठीक है, हमसे पूछा हुआ है कि लेस देन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने कि दो नंबर ले लिए, एक नंबर ए ले लिया, एक नंबर बी ले लेते हैं और ए लेस देन बी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और ए और बी हमारे पास कैसे नेचुरल नंबर है। अब हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक के बारे में, पता लगाते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर ए कॉमा बी अगर ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है अंडर दिस कंडीशन ए इज लेस देन बी, तो क्या होगा कि बी कॉमा ए बी उसको बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, बी कॉमा ए बी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। ठीक, तो अब क्या है, अगर a लेस देन बी है तो इट डजेंट एम्प्लाई कि b लेस देन a होगा। ठीक है, तो इट मीन कि वो सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, तो फर्स्ट अपना ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है? ओनली ट्रांजिटिव। ओनली ट्रांजिटिव के बारे में क्या होता है कि ट्रांजिटिव क्या कहता है, अगर a कॉमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग करता है और b कॉमा सी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मीन्स अंडर द कंडीशन a इज लेस देन b और b इज लेस देन c। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी कैसा होना चाहिए, रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। ठीक, अगर ये कंडीशन होती है तो इन दैट केस क्या होगा कि फंक्शन कैसा हो जाएगा, सॉरी जो रिलेशन है वो कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है कि एज लेस देन सी होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एज लेस देन बी है एंड बी इज लेस देन सी है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि एज लेस देन बी है तो बी इज लेस देन सी है, तो यहाँ से कह सकते हैं एज कैसा होगा, लेस देन सी होगा। ठीक है, और एज लेस देन सी है तो मतलब ए कॉमा सी क्या हो गया, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब रिलेशन को बिलोंग कर गया। इट मीन कि ये जो फंक्शन ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ये रिलेशन अपने आप में कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिफ्लेक्सिव हो नहीं सकता क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव की हम करते क्या है, सेल्फ टू सेल्फ नंबर देखते हैं, मतलब ए है तो वो इट सेल्फ से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, ए इट सेल्फ से छोटा हो ही नहीं सकता कभी भी। इट मीन कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 तो क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, इफ i1 इज इक्वल टू 0 टू पाई x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx, ये दे रखा है एक इंटीग्रेशन i1 ये दे रखा है, i2 की इंटीग्रेशन ये दे रखा है, देन हमसे पूछा i1 अपॉन i2 इज इक्वल टू। ठीक है, तो i1 अपॉन i2 का रेशियो क्या रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करोगे तो देखो दो थॉट रहते हैं। एक थॉट तो ये रहता है कि आप हो सकता है i1 को हम सेपरेटली सॉल्व कर लें, सेपरेटली जब सॉल्व करेंगे कुछ ना कुछ इसका वैल्यू आ जाएगा, i2 को भी हम सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं और दोनों कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगा तो i1 अपॉन i2 हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक प्रॉपर जो फर्स्ट बेसिक जो माइंड में आपके होना चाहिए। सेकंड थिंग क्या हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि i1 अपॉन i2 निकालना होता है तो भाई ऐसा हो सकता है कि i1 को मैं इन टर्म्स ऑफ i2 रिप्रेजेंट कर दें, i2 को या फिर इन टर्म्स ऑफ i1 रिप्रेजेंट कर दें और वहां से i1 अपॉन i2 निकाल दें। ठीक है, दो थॉट रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले जो बेसिक थॉट है उससे चलते हैं। मतलब i1 को हम पहले सेपरेटली सॉल्व करते हैं, क्या ये सॉल्व हो पाएगा क्या, है ना। तो i1 यहाँ पर है 0 टू पाई, तो यहाँ लिखा हुआ है x साइन एक्स अपॉन में कितना लिखा हुआ है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा यहाँ पर देखो x इंटू है ना साइन एक्स लिखा हुआ है, तो आपने शायद 12th में जब प्रॉब्लम कर रहे होंगे तो आपने प्रैक्टिस किया होगा कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जहाँ पर जब साइन एक्स होता है तो हम करते क्या है, पहले एक्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, और एक्स को रिमूव करने के बाद देन इसको फर्दर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। और जैसे आप इस इंटीग्रेशन को देखो, अगर मान लो यहाँ से एक्स हट जाए तो आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे, कॉस एक्स को अगर टी मानोगे तो ये वाला पोर्शन डी टी में चला जाएगा, तो नीचे कितना बन जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा जो टेन इनवर्स में चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये इंटीग्रेट हो सकता है, बस यहाँ से पहले एक्स को हटाना चाहिए। ठीक है, और एक्स को आप कैसे हटा सकते हो, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स।
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, किंग प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक, किंग प्रॉपर्टी क्यों, क्योंकि ज्यादातर ये बहुत ज्यादा यूज होता है ना प्रॉब्लम्स में। अब हमने इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज लिया, तो 0 टू पाई तो यहाँ आ गया, एक्स को मैं रिप्लेस कराऊंगा अपर लिमिट माइनस एक्स पाई माइनस एक्स, साइन में भी जब आप लगाओगे पाई माइनस एक्स लगाओगे तो जो सिंप्लीफाई होने पे कितना आ जाएगा, साइन एक्स ही बन जाएगा, अपॉन 1 प्लस कॉस में आप अप्लाई कराओगे कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, जो अपने आप में क्या बनेगा, माइनस कॉस एक्स, बट स्क्वायरिंग है तो अगेन इसको प्लस ही बना देगा, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर लिख दिया, डी एक्स यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब आप ऐड कराओगे तो यहाँ तो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आई वन यहाँ बन जाएगा। ठीक है, जब ऐड कराओगे तो ये आ जाएगा 0 टू पाई, तो यहाँ आ गया, दोनों में बेस सेम है। ठीक है, तो न्यूमरेटर वाले पार्ट को आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, तो यहाँ पे लिखा। ठीक है, यहाँ आ रहा है एक्स साइन एक्स, यहाँ आएगा देखो माइनस एक्स इंटू साइन एक्स आ रहा है, तो ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ पाई साइन एक्स यहाँ पर बच गया। ठीक है, इतना आ गया। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं एक काम ये करता हूँ, cos x को t मान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, cos x को t एज्यूम कर लिया। cos x को जब t एज्यूम करोगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स आएगा, मतलब साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू किस में चला जाएगा, माइनस ऑफ डी टी में चला गया। ठीक है, तो ये पोर्शन तो कितना बन गया, 0 टू पाई तो हमने यहाँ लिखा, पाई ऑलरेडी लिखा हुआ है, न्यूमरेटर वाला पोर्शन किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस ऑफ डी टी में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अपॉन में कितना आ गया, 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, जो लिमिट है, लिमिट चेंज होगा ना। ठीक है, तो टी में आ गया, अब क्या लिमिट जो रहेगा वो टी के अकॉर्डिंग लगना है ना, तो टी के अकॉर्डिंग कैसे, जब एक्स का वैल्यू जीरो है तो तब टी का वैल्यू क्या रहेगा, लोअर लिमिट है, तो एक्स इक्वल टू हमने जीरो यहाँ पुट किया तो कॉस जीरो, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, जब एक्स इक्वल टू पाई पुट कराएंगे तो अपर लिमिट पुट कराया तो टी का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, तो अपर लिमिट कितना आ जाएगा, -1 आ गया। ठीक है, इस वाले पार्ट को तो आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, कैसे, माइनस पाई को तो आपने बाहर निकाल दिया। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको आप डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर सकते हो, कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ टी आ गया। नाउ लिमिट क्या लिखा हुआ, 1 टू -1, ये लिमिट है। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस पाई तो यहाँ पर है। ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ -1, टेन इनवर्स ऑफ -1 तो कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन, फिर आप लोअर लिमिट पुट कराओगे तो टेन इनवर्स ऑफ 1 बनेगा, तो उसको मैं कितना लिख दूंगा, पाई बाई 4 लिख देंगे। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, माइनस साइन, और ये पोर्शन तो कितना लिखा हुआ है, माइनस पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 इंटू माइनस पाई कराओगे तो ये बन जाएगा प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 बन गया। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ आई वन तो हमारे पास कितना आ गया, इतना आ गया, तो यहाँ से जब आप आई वन कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो आई वन तो हमारे पास में ये आ गया। नाउ अब आप आई टू को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आई वन कंप्लीटली सॉल्व हो गया और उसका वैल्यू आ रहा है पाई पाई स्क्वायर अपॉन 4। ना आई टू को सॉल्व करते हैं, आई टू में क्या लिखा है, 0 टू पाई एक्स इंटू साइन एक्स पावर 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला काम तो क्या करना चाहिए, यहाँ से एक्स को रिमूव करना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेम प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई किया यहाँ पर, तो 0 टू पाई तो हमने यहाँ लिखा, इसको मैं क्या लिख दूंगा, पाई माइनस एक्स यहाँ लिखेंगे, ये बनेगा साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, जो साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और पावर में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, डी एक्स आ गया। ठीक है, दोनों को आपने ऐड किया, दोनों को जब आप ऐड कराओगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई टू। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0 टू पाई आप यहाँ लिखोगे, जब दोनों को ऐड कराओगे तो ये प्लस का आ रहा है, यहाँ से माइनस का आ रहा है, ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ बच गया पाई साइन एक्स पावर 4 डी एक्स। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पर बच गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ से हम पाई को तो बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और ये बन जाएगा 0 टू पाई साइन एक्स पावर 4 डी एक्स। आगे क्या करेंगे इसको, 0 टू पाई तो यहाँ पे लिखा हुआ, पाई यहाँ पे बाहर ले लेते हैं ना, 0 टू पाई आ गया, और ये कितना आ गया, साइन एक्स पावर 4 डी एक्स। ठीक है, इस तरह का टर्म आ गया। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो एक काम ही करते हैं, आप चाहो तो लिमिट को आधा कर सकते हैं बाय यूजिंग हाफ लिमिट प्रॉपर्टी, है ना। हाफ लिमिट प्रॉपर्टी क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो आपने क्या किया, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स फाइंड आउट किया। अगर मान लो ये एफ एक्स के इक्वल आता है, इन दैट केस आप करते क्या हो, इसको आप लिख दोगे 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लो इसकी वैल्यू अगर माइनस एफ एक्स आया, तो इन दैट केस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट, अभी हमने क्या किया, साइन ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स निकाला, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स निकाला, तो अगेन कितना आ रहा है, साइन एक्स ही आ गया, मतलब एफ एक्स ही आ गया। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिमिट को आप आधा कर सकते हो, तो ये तो बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पाई यहाँ पर आ गया, और ये बन जाएगा 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, और साइन एक्स पावर 4 डी एक्स। ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आई टू यहाँ पर आ गया। क्लियर स्टूडेंट,
अच्छा अब देखो इस वाले इंटीग्रेशन को आप चाहो तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली सॉल्व कैसे करोगे? बाय यूजिंग वॉली फॉर्मूला। ठीक है, तो वॉली फॉर्मूला क्या आता है उसको समझ लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ पाई, वो मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा ना वॉली फॉर्मूला। ठीक है, तो वॉली फॉर्मूला क्या कहता है, जो भी इससे पावर लिखा हुआ पहले उससे एक कम लिखो, 3 लिखा। अब दो दो कम करते हुए जाओ, दो दो कम करते हुए जाओगे तो अब क्या लिखोगे, 3 के बाद में 1 लिखोगे। और एक और बात है कि 1 या 2 पे जाके एंड हो जाना, जैसे 1 आ गया तो यहाँ पर रुक गए अपन, फिर अपॉन में लिखेंगे 4। ठीक है, और 4 क्या, दो दो कम करते हुए आप जाओगे तो 2 यहाँ पे लिखा। ठीक है, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। और ये इवन है तो हम क्या कराएंगे, इसको पाई/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो पाई/2 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन आया, जो मैंने इसको एक ही लाइन में यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अब क्या, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अगर मैं I2 अगर लिखूं तो I2 का वैल्यू कितना आ गया, I2 आ जाएगा हमारे पास, तो पाई यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और पाई यहाँ पर है, तो बन गया 3 पाई स्क्वायर। अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा, 8 यहाँ पर आ गया। ठीक है, सॉरी 8 नहीं 16 हो गया, 4 इंटू 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, 16 आ गया। तो I1, तो I2 तो हमारे पास ये आ गया, और हमें निकालना क्या था, I1/I2 निकालना है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ I1/I2। जब आप लिखोगे I1 तो कितना लिखा हुआ है, पाई² 4 लिखा हुआ है। अपॉन में जब आप I2 लगाओगे तो कितना आ रहा है, 3 पाई² अपॉन 16 आ रहा है, 16 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, पाई² से पाई² कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली कितना आ गया, 4/3 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, तो इस पार्ट के रिगार्डिंग जो एक थ्योरी आ रही थी वॉली फॉर्मूला, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। वॉली फॉर्मूला आप समझिए क्या रहेगा। वॉली फॉर्मूला क्या कहता है, मान लो अगर कोई भी एक इंटीग्रेशन है, नॉट कोई भी इंटीग्रेशन, एक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन 0 to पाई/2 में है, और साइन एक्स पावर एम इंटू कॉस एक्स पावर एन dx कुछ ऐसे लिखा हुआ है। इसका जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, इसको आप याद रखो। आप क्या कराओगे, पहले m से एक कम करके आप लिखोगे, m-1 आपने यहाँ लिखा, फिर आप दो दो कम करते हुए लिखोगे, m-3 लिखोगे, m-5 लिखोगे, लास्ट चलते जाओगे और 2 या 1 पे जाके आप रुक जाओगे। ठीक, ये आ गया। उसके बाद फिर क्या कराओगे, n से आप स्टार्ट कराओगे, एक कम से स्टार्ट करोगे, तो पहले आप n-1 आपने लिखा, फिर आप n-3 लिखोगे, दो दो कम करते हुए जाओगे, लास्ट में 2 या 1 पे जाके एंड हो जाओगे। ठीक है, अपॉन में फिर क्या लिखोगे, अपॉन में क्या टर्म आता है, यहाँ आता है अपॉन में m+n आएगा। ठीक, इन दोनों का सम, और फिर उसके बाद दो दो कम करते हुए आप जाओगे तो m+n माइनस का 2 आएगा, m+n माइनस का 4 आएगा, और लास्ट में आप जाकर के 2 या 1 पे जाके एंड हो जाओगे। ठीक है, 2 या 1 पे जाके आप रुक जाओगे। ठीक, एक तो ये आता है ना, इस बात, इसको फॉर्मूले को याद रखना है। इसमें नोट करके आपको क्या ध्यान रखना है, अगर मान लो कि m और n अगर ये दोनों ही अगर इवन है, तो इस इंटीग्रेशन को आप क्या कराओगे, पाई/2 से मल्टीप्लाई कराओगे। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको अब मेरी ये बात क्लियर हो गई। जैसे अगर मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रेशन भाई 0 to पाई/2 आपको निकालना है, और साइन एक्स पावर 5 इंटू कॉस एक्स पावर 6 dx है, मान लो आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अब क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आप एक ही लाइन में निकाल सकते हो। तो आपने क्या किया, ऊपर वाली जो पावर है उससे पहले आप एक कम लिख करके आप स्टार्ट कराओगे, मतलब 5 है तो आप 4 से स्टार्ट कराओगे, 4 2 2 पे आके रुक गए आप। ठीक, 6 है तो इससे एक कम करोगे 5, दो दो कम करते हो जाओगे 3 और 1। ठीक है, तो 1 पे जाके एंड हो गए, मतलब आपको ये मालूम रहेगा 2 या 1 पे जाके आप एंड हो जाओगे, है ना। अपॉन में जब आप लिखोगे तो कितना आएगा, इन दोनों का सम आ जाएगा 11, फिर आप दो दो कम करते हुए जाओगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, ये आ जाएगा। ठीक, तो और इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, वॉली फॉर्मूला। ठीक है, वॉली फॉर्मूला। क्लियर स्टूडेंट? अगर मान लो आपको 0 to पाई/2 हमें लिखना है, सिर्फ और सिर्फ 0 to पाई/2 लिमिट होना चाहिए, कोई और लिमिट है तो अगर आप ट्राई करोगे पहले उसको 0 to पाई/2 में बनाने के लिए, तभी आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे। मान लो कि अगर यहाँ पर साइन एक्स पावर 6 हमने लिख दिया और कॉस एक्स पावर 4 यहाँ लिखा dx, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 6 से कम कराओगे तो 5 3 1 तो यहाँ लिखा आपने, 4 से कम करोगे 3 1 यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों का सम 10 आ रहा है तो 10 8 6 4 और 2 यहाँ लिखोगे, इंटू में कितना लिखोगे, दोनों इवन है तो इंटू पाई/2 कराओगे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसमें ऐसा भी है कि अगर मान लो एक आध टर्म हट भी जाए, जैसे cos x नहीं है और सिर्फ sin x है, या sin x नहीं है cos x का टर्म है, तो उसको भी हम इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं। मतलब n का वैल्यू 0 या m का वैल्यू 0 हो सकता है, जैसे मान लो कि 0 to पाई/2 ये लिखा हुआ है, और आपको sin x पावर 4 dx आपको लिखना है। ठीक है, जिसकी अभी हमें जरूरत पड़ी थी, उसको आप डायरेक्ट लिख दोगे 3 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 2 इंटू कितना आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। आई होप आपको अब ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया और ये प्रॉब्लम भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर गिवन बाय द रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब ट्राइंगल की दो साइड जो है वो इस इक्वेशन के रूट से डिसाइडेड हो रही है, ठीक है। एंड द एंगल बिटवीन देम इज पाई अपॉन 3, और के बीच का एंगल कितना दे रखा है, पाई अपॉन 3 दे रखा है। देन पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज, पेरीमीटर में सम ऑफ ऑल द साइड्स हमसे पूछा हुआ है, जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा ये हमें चेक करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो क्या दे रखा है, दो साइड्स है ट्राइंगल की, वो इस इक्वेशन के रूट्स है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम कंप्लीट स्क्वायर की हेल्प से सॉल्व कर देते हैं। कैसे, 2√3 का आधा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर कितना है, 3 आया, तो 3 ऐड कर दिया और 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन तो बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, एक्स माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। -3 + 2 हो जाएगा -1, और इसको मैं इधर लिख दूंगा 1, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जब स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस 1 आएगा, और एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 ± 1 आ गया। मतलब ट्राइंगल की जो दो साइड्स हैं वो कितना आ गया, एक तो आ गया √3 + 1, और दूसरे साइड क्या आ गया, √3 -1 आ गया। तो ठीक है, ट्राइंगल भी बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज ट्राइंगल आ गया, और एक साइड लेंथ आ गया √3 + 1, दूसरा साइड लेंथ है √3 -1, और इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो हमसे पूछा हुआ है पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो ये साइड नहीं मालूम तो मान लेते हैं कि ये साइड एक्स है, ठीक है। अब मुझे एक्स फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट देखो, इस ट्राइंगल में क्या आ रहा है, दो साइड्स मालूम है और एंगल बिटवीन देम आपको मालूम है। तो आप क्या कर सकते हो, बाय यूजिंग कोसाइन रूल, कोसाइन रूल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। cos 60, cos 60 कितना होता है, आजू बाजू वाली जो साइड्स होती है उनका स्क्वायरिंग का सम, मतलब √3 का स्क्वायर, √3 + 1 का स्क्वायर आप लिखोगे, प्लस √3 - 1 का होल स्क्वायर आप लिखोगे, माइनस करोगे अपोजिट साइड का स्क्वायर, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोडक्ट, ठीक है। √3 + 1 इंटू √3 - 1 ये आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। अब क्या, cos 60 का वैल्यू तो कितना आ गया, हाफ आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, √3 + 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a² + b², तो 3 + 1 यहाँ से आ गया, प्लस का 2√3 आएगा, ठीक है। यहाँ से आएगा 3 + 1 -2√3 आएगा, वो तो कैंसिल हो गया, तो 4 यहाँ पर आ गया, 4 यहाँ से आ गया, 8 तो ऊपर आ गया, माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, x² यहाँ पर आ गया, अपॉन में 2 यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ a + b इंटू a - b, तो a² - b², तो ये बन जाएगा 3 - 1, अगेन ये कितना आ जाएगा, 2 आ गया, ठीक है। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, 8 माइनस ऑफ x² इज इक्वल टू 2 आ गया। तो x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ √6 आ जाएगा, ठीक। हम साइड के बारे में बात कर रहे हैं तो साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए मैं माइनस साइन को लूंगा नहीं यहाँ पर। तो x का वैल्यू कितना आ गया, √6 आ गया, ठीक है। तो ये साइड लेंथ कितना आ गया, √6 आ जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा हुआ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा सम ऑफ ऑल द साइड, तो एक हो जाएगा √3 + 1, ये आ जाएगा प्लस साइन √3 - 1, और प्लस कितना हो जाएगा, √6 आ जाएगा, ठीक है। 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √3, यहाँ से आ गया, प्लस में कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन दे रखा है ना, 2√3 + √6, ठीक। तो ये ऑप्शन कैसे हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट। अगला प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, एट एन इलेक्शन, मतलब किसी इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है, ए वोटर मे वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड, ठीक है। जितने इलेक्टेड हो रहे हैं उनसे ज्यादा वो वोट नहीं कर सकता, ठीक है। देयर आर 10 कैंडिडेट, 10 कैंडिडेट है, एंड 4 टू बी इलेक्टेड, मतलब 4 इलेक्ट हो रहे हैं, मतलब जो कैंडिडेट है वो 4 से ज्यादा वोट नहीं दे सकता, ठीक है। इफ ए वोटर वोट फॉर एटलीस्ट वन कैंडिडेट, वो कम से कम एक कैंडिडेट को वोट दे रहा है, मतलब एक कैंडिडेट को वोट दे सकता है, 2 कैंडिडेट को दे सकता है, 3 को या 4 को वोट दे सकता है, तो नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन वोट, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम हो गया। क्या करेगा वो, 10 में से क्या गया, कोई भी एक पर्सन को उसने सेलेक्ट कर लिया, उसको उसने वोट कर दिया, या फिर हो सकता है 10 में से 2 को सिलेक्ट कर लेगा, उनको वोट कर सकता है, 10 में से 3 को सिलेक्ट करेगा, उनको वोट कर सकता है, 10 में से 4 को लेकर के उनको वोट कर सकता है, इतने वेज से वो वोट कर सकता है, सबका सम आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनली टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ वोटिंग आ गया। तो 10C1 तो कितना आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। 10C2 को मैं कितना लिख दूंगा, 10 9/12 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 45 बन जाएगा। 10C3 की अगर हम बात करें तो ये कितना आ जाएगा, 10C3 को लिख देते हैं 10 9 8 हमने यहाँ लिखा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 10C4 को हम कितना लिख देंगे, 10 9 8
और 7 अपॉन में कितना आ जाएगा 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नाउ समझते हैं 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स और 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो कितना आ गया 120 यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया 55 ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है ना। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 इंटू टू तो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, 8 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 7 हो जाएगा 21 और यहाँ से आ जाएगा 210 यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको जब आप सम निकालोगे तो 005 तो यहाँ पर 5 आ गया, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 5 8 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड प्लेस के डिजिट को ऐड कर लेते हैं, 2 प्लस 1 कितना आ गया 3 यहाँ पर आ गया, कितना आ गया 385 आ गया। तो कितने तरीके से वोट कर सकता है 385 तरीके से वोट कर सकता है। ठीक है प्ले स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर होगा, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है और ये आपको जो नॉर्मल बुक है ना उन सब में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा हुआ है, एक इंटीग्रेशन पूछा हुआ है इस वाले पार्ट का, 4 ऑप्शन दे रखे, करेक्ट ऑप्शन हमें निकालना है। अच्छा स्टूडेंट, इस वाले प्रॉब्लम को लेकर बताता हूँ, ये क्या है पहले आ चुका प्रॉब्लम है ना, आईआईटी में आया हुआ प्रॉब्लम है, आई थिंक 2005 के आसपास आया हुआ प्रॉब्लम है ना। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है तो ये अच्छा प्रॉब्लम है ना। मैं आपको यही कहूंगा कि पहले तो प्रॉब्लम को अपने एंड पे आप ट्राई करो, खूब मन भर के ट्राई करिए ना। जब आपसे नहीं हो पाता है देन सीधा सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है एक्स पावर 3m प्लस एक्स पावर 2m प्लस एक्स पावर m, ये लिखा हुआ है। इनटू में क्या लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स पावर 2m प्लस 3 इंटू एक्स पावर m प्लस 6। ठीक है, पावर में कितना लिखा हुआ है 1 अपॉन m यहाँ पे लिखा हुआ है dx। ठीक है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा इसमें देखो पहले आप एक तरीका समझो, एक्स पावर 3m एक्स पावर 2m एक्स पावर m यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ 2 3 6 का टर्म आ रहा है ना। तो इसको समझो कि क्या इस वाले पार्ट को मैं टी मानूं और ये dt में जा सकता है क्या। ठीक है, कैसे जा सकता है, अगर मान लो कि मैं इस वाले पार्ट में है ना, यहाँ पे 2m है, अभी आप डिफ्रेंशिएट कराओगे तो यहाँ 4m बनेगा या 3m बनेगा, मतलब कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर मान लो कि आपने क्या किया, इस वाले पोर्शन को अपने x पावर m से अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, ठीक है ब्रैकेट के अंदर ही है ना, x पावर m से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस करने के लिए फिर x पावर m से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिख के बता देता हूँ, तो यहाँ तो आ गया x पावर 3m, तो यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स पावर 2m प्लस एक्स पावर m, यहाँ तक आ गया। नाउ इस वाले पोर्शन को मैंने एक्स पावर m से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ये तो बन जाएगा 2 इंटू एक्स पावर 3m, यहाँ आ जाएगा 3 इंटू एक्स पावर 2m, और ये बन जाएगा 6 इंटू एक्स पावर m आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा एक्स पावर m आ रहा होगा, एक्स पावर m का टर्म आएगा, और यहाँ पावर में कितना लिखा हुआ 1 अपॉन m लिखा हुआ है, तो 1 अपॉन m से ये हट जाएगा, बाहर तो फाइनली कितना आ गया x आ गया। ठीक है, x को मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, समझ गया आप इस बात को ना। अब देखो आप इसमें क्या एक खूबसूरती बनती है कि अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये बनता है 6m इंटू एक्स पावर 3m-1, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना बनेगा 6m इंटू एक्स पावर 2m-1, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे 6m, तो 6m तीनों में कॉमन आ गया और यहाँ बन रहा है एक्स पावर m-1। ठीक है, और यहाँ पर जो x लिखा हुआ है इस x को आप तीनों में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो x को मैंने तीनों में डिवाइड कर दिया, तो ये तो बन जाएगा 3m-1 प्लस एक्स पावर 2m-1 प्लस एक्स पावर m-1। ठीक, यहाँ तक आ गए, और इस वाले पोर्शन में ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स पावर 3m, तो यहाँ से बना 3 इंटू एक्स पावर 2m और 6 इंटू एक्स पावर m, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अपॉन m और dx भी लिखा हुआ है ही। अच्छा अब देखो, अब इस वाले पोर्शन को आप t मानो कंप्लीटली, तो ध्यान से देखो ये सारा पोर्शन किस में जा रहा है dt में जा रहा है कि नहीं जा रहा, बस यहाँ पे क्या है 6m नहीं है। ठीक है, तो कोई एक बात नहीं, तो 6m से मैं डिवाइड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर दिया, 6m से मैंने डिवाइड कर दिया। अब इस वाले पार्ट को t मान रखा है आपने ना, तो इसको जब t माना है तो सारा का सारा पोर्शन किस में चला गया dt में चला गया। फाइनली ये कितना बन गया t पावर 1 अपॉन m बन गया, मतलब 1 अपॉन 6m तो यहाँ पर है ही, और ये आ गया t पावर 1 अपॉन m का टर्म आ गया dt आ गया। इसको मैं आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूँ 1 अपॉन 6m, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t पावर 1 अपॉन m प्लस 1, अपॉन में कितना आ जाएगा 1 अपॉन m प्लस 1। ठीक है, ऐसा कुछ टर्म आ गया। क्लियर स्टूडेंट, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा m प्लस 1 अपॉन में m आएगा, जो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब ये तो आ गया 1 अपॉन ऑफ 6, यहाँ बन गया m प्लस 1 यहाँ पर आ गया डिनोमिनेटर में। ठीक है, और यहाँ पे t की वैल्यू मैंने अपने पुट कर दिया अपने 2 इंटू एक्स पावर 3m प्लस 3 इंटू एक्स पावर 2m प्लस एक्स पावर m, और पावर में कितना आ जाएगा 1 अपॉन m प्लस 1, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिख दो ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है 1 अपॉन 6 m प्लस 1। ठीक है, इसी को चेक करना चाहिए, वैसे एक ही ऑप्शन दे रखा है ऐसा उसने, दूसरा ऑप्शन दिया ही नहीं है ना, तो अपना ऑप्शन एक ऐसा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर।
तो अच्छा इंटीग्रेशन था, इसको आपको अच्छे ढंग से सॉल्व करना था। नाउ अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, इफ टू टाइम्स ऑफ y माइनस ए इज ए हार्मोनिक मीन बिटवीन y माइनस एक्स एंड y माइनस जेड। मतलब ये टू टाइम्स ऑफ y माइनस इन दोनों का हार्मोनिक मीन दे रखा है, then उससे पूछा हुआ है x माइनस ए, एक्स y माइनस ए और z माइनस ए आर इन ए पी जी पी एच पी, तो किसमें होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो एक पॉइंट आप ये समझो कि जो टू टाइम्स ऑफ y माइनस ए है वो इसका हार्मोनिक मीन दे रखा है। हमसे पूछा है रिलेशन x माइनस ए, y माइनस ए, z माइनस ए। तो y माइनस ए तो मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है, पर यहाँ पे क्या y माइनस एक्स और y माइनस जेड है, मतलब ये नहीं दिख रहा है ना, इसमें इस तरह की टर्म्स नहीं आ रही। तो मैं एक काम ही कर सकता हूँ, इसको तो मैं सिंप्लीफाई करके बना सकता हूँ। कैसे, इसको मैंने लिखा y माइनस ए माइनस ऑफ एक्स माइनस ए, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, देखो a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस वाले पोर्शन को मैंने क्या लिख दिया, अगेन इसको मैंने लिखा y माइनस ए और माइनस टाइम्स ऑफ जेड माइनस ए लिखा, a से a कैंसिल हो गया, y माइनस जेड ही आ गया। ठीक है, तो हमसे इनके बारे में पूछा हुआ था, मान लेते हैं कि इसको a मान लिया, इसको हमने b मान लिया, इसको हमने c मान लिया। ठीक, अब क्या दे रखा है हमारे पास में, टू टाइम्स ऑफ, ये तो अपने आप में क्या बन गया, b बन गया, टू बी। ठीक है, टू बी क्या है, हार्मोनिक मीन है। किस किस का हार्मोनिक मीन है, ये अपने आप में y माइनस ए कितना हो गया, b आ गया, माइनस ऑफ a ये आ गया ना। ठीक है, ये कितना बना हुआ है, b यहाँ पे बना हुआ b माइनस सी। तो जो टू बी है वो हार्मोनिक मीन किसका दे रखा है, एक तो b माइनस ए एंड b माइनस सी का हार्मोनिक मीन है। ठीक है, अगर मान लो कि ये हार्मोनिक मीन है तो आप क्या लिख सकते हो, टू बी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो, अगर मान लो ए बी से अगर एपी में होते हैं, सॉरी एचपी में अगर होते हैं, तो आप क्या कंडीशन लिखते हो, टू बी इज इक्वल टू, सॉरी बी इज इक्वल टू टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, ऐसा लिखोगे आप, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मतलब जो हार्मोनिक मीन है ना, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, तो टू बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू टाइम्स ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, अपॉन में कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम। इन दोनों का सम जब करोगे तो b माइनस ए प्लस कितना आ जाएगा, b माइनस ऑफ सी आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो टू टाइम्स ऑफ b तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ टू बी माइनस ए माइनस सी। ठीक है, टू यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या मतलब, अभी चलो बाद में कट कर देंगे। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ तो बन जाएगा ये बी स्क्वायर का टर्म यहाँ से आ जाएगा, माइनस ऑफ बी सी यहाँ से आ जाएगा, माइनस ऑफ ए बी यहाँ से आ जाएगा, और माइनस माइनस ये कितना आ जाएगा, प्लस का ए सी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, टू से ये टू कैंसिल हो गया। ठीक, नाउ बी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा टू बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी ए माइनस ऑफ बी सी, ऐसे कुछ आया। बी स्क्वायर यहाँ से आ गया, माइनस बी सी यहाँ पर बचा हुआ, माइनस ए बी और प्लस का ए सी। ठीक है, अब क्या है, समझो माइनस बी सी यहाँ लिखा हुआ है, माइनस बी सी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कैंसिल हो गया। माइनस ए बी यहाँ लिखा हुआ है, माइनस ए बी भी यहाँ लिखा हुआ है, ये भी कैंसिल हो गया। टू बी स्क्वायर है तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर का टर्म बन जाएगा, और यहाँ पे कितना बच गया, ए सी बच गया। तो हमारे पास में कितना आ गया, ए बी सी, जिसकी हम बात कर रहे थे, किस में आ जाएगा, जीपी में आ जाएगा। तो ए बी सी आर इन जीपी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट। ना अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट आर अनचेंज्ड बाय स्क्वायरिंग देयर रूट्स। मतलब उनके रूट्स का अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपको नॉर्मली बुक्स में देखने को मिल जाएगा ना, कोई भी आप कॉम्पिटेटिव बुक देखोगे वहां पर ये प्रॉब्लम मिल जाएगा क्वाड्रेटिक चैप्टर में। मीन्स क्या दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने ले लिया, ठीक है, इसके रूट्स हमने ले लिए अल्फा और बीटा। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब मैं इनके रूट्स का स्क्वायरिंग कर देता हूँ, अल्फा स्क्वायर कर दूं और बीटा स्क्वायर कर दूं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम ही बन रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप सम ऑफ रूट निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा आपने निकाला तो किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर आएगा। दूसरा, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालता हूँ तो भी कितना आएगा, वो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। नाउ अब एक काम ही करते हैं, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमसे पूछा हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालते हैं, जितनी अल्फा बीटा की वैल्यू आ पाएंगी उतने ही हमारे पास में क्या रहेगा, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, अल्फा बीटा आपने कॉमन ले लिया तो वन माइनस ऑफ अल्फा बीटा यहाँ से आ जाएगा, दैट इक्वल टू जीरो आ गया। तो यहाँ से तो एक कंडीशन क्या आ गया, या तो अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो होगा, या फिर अल्फा बीटा इक्वल टू कितना आएगा, वन आएगा। ठीक है, ठीक, तो ये आ गया हमारे पास। तो हमने क्या किया, पहली कंडीशन ले ली अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो।
अगर अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो है तो दैट इम्प्लाइज कि अल्फा का वैल्यू भी जीरो होगा या फिर बीटा का वैल्यू भी कैसा आएगा, जीरो होगा। ठीक है, अल्फा जीरो होगा या फिर बीटा जीरो होगा। अच्छा, अल्फा जीरो मैंने यहाँ पुट करा है। अल्फा जब आप जीरो पुट कराओगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी बीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, बीटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब बीटा का वैल्यू निकालोगे तो बीटा का वैल्यू जीरो आ सकता है और बीटा का वैल्यू वन आ सकता है। इट मीन की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई तो हमारे पास में अल्फा बीटा जो रूट है कौन कौन सा आ रहा है, एक तो जीरो जीरो आ जाएगा और एक हमारे पास कौन सा आ गया, जीरो और वन आ गया। ठीक है, मतलब ये दो इक्वेशन आ गई। अच्छा, एक और चीज, आप अल्फा बीटा या बीटा अल्फा लिखो, मतलब रूट तो वही आ रहा है ना, जीरो जीरो रूट आया, जीरो वन रूट आया। ठीक है, यहाँ से तो हमारे पास ये दो जानकारी आई। अब बीटा बराबर जीरो लिखोगे तो अल्फा के बारे में आ जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक तो सेम ही बनना है। तो हमने एक को ले लिया यहाँ पर। ठीक। अब बात करते हैं अल्फा बीटा इक्वल टू वन है, तो अल्फा बीटा इक्वल टू वन है, तो इन दैट केस क्या कंडीशन आएगा, है ना। ठीक, तो यहाँ से देखो आप एक पॉइंट ये बोल सकते हो, बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, वन अपॉन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू मैंने वन अपॉन अल्फा यहाँ पुट कर दिया। तो वन अपॉन अल्फा जब यहाँ पुट कर दोगे तो अल्फा प्लस ये क्या बना हुआ, वन अपॉन अल्फा, ये आ गया। यहाँ अल्फा स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। एक काम ये करते हैं, टू ऐड कर देते हैं और टू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर बन जाएगा। मतलब ये बन गया अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको मैंने मान लिया टी। ठीक है, तो इसको टी मान लिया, तो ये टी इज इक्वल टू कितना आ गया, टी स्क्वायर माइनस टू आ गया। ठीक है, अब टी स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो हो गया। यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई कराओगे तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे टी माइनस टू इंटू टी प्लस वन, इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो यहाँ से तो क्या आ गया, टी का वैल्यू या तो टू हो सकता है या फिर टी का वैल्यू कितना हो सकता है, माइनस वन हो सकता है। ये बात हमें मालूम चल गई। और दूसरा टी का वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, तो अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा इक्वल टू टू आ रहा है। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व कराओगे तो बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू वन आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू वन आया तो बीटा का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक कौन सी आ गई, वन कॉमा वन आ गया, जिनका रूट्स जो आ रहे हैं ना, वन कॉमा वन आ गया। अल्फा और बीटा मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गया जिसके रूट वन कॉमा वन है। एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, मतलब तीन तो यहाँ तक आ गए है ना। अगला वो पूछा है टी बराबर अगर माइनस वन है, इन दैट केस क्या होगा। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू माइनस वन, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, टी इज इक्वल टू माइनस वन, तो टी का मतलब क्या है, अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा दैट इक्वल टू माइनस वन आया। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर आएगा, माइनस अल्फा आया तो उसको साइड ले आया तो प्लस वन प्लस अल्फा हो गया, प्लस वन अपना ऑलरेडी साइड ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस वन इक्वल टू जीरो। और डियर स्टूडेंट, तो आप ध्यान रखो क्योंकि हम सीखते ही हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जो जीरो होता है उसके जो रूट्स आते हैं वो क्या आते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आते हैं। ठीक है, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इस इक्वेशन के रूट क्या आएंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो सेम यही लिखा हुआ है कि अल्फा का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर, कोई भी एक वैल्यू ले लो। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू अगर ओमेगा है तो अल्फा की वैल्यू ओमेगा यहाँ पुट कराओगे तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, वन अपॉन ओमेगा होता है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो एक रूट अगर ओमेगा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आपने इसका ओमेगा स्क्वायर ले लिया तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, मतलब रूट तो वही आने वाले ना, क्वाड्रेटिक कोई डिफरेंट थोड़ी बनेगी। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारे पास में ही आ गया। तो कौन कौन से हमारे पास पॉसिबिलिटी रही भाई, रूट उनके जीरो जीरो हो सकते हैं, जीरो वन हो सकते हैं, वन वन हो सकते हैं, या ओमेगा और या ओमेगा स्क्वायर हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे कितने सारे ऐसे रूट्स आ गए, चार ऐसे पेयर बन गए, ऑर्डर्ड पेयर बन गए। कितने सारी क्वाड्रेटिक हो सकती है, फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएंगी। क्लियर, आई होप आपको अभी सॉल्यूशन क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, if 1 plus 3p upon 3, 1 minus p upon 4 and 1 minus 2p upon 2 are the probability of mutually exclusive event, मतलब mutually exclusive events of a random experiment, then the range of p। ठीक है, तो रेंज ऑफ p क्या रहेगा। तो पहले तो स्टूडेंट आप इसका मीनिंग समझो, हमारे पास तीन ही इवेंट के बारे में बात कर रहा है। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं, ठीक है, मान लो कि ये इवेंट ए है, ठीक, इस तरह से उसने बोला हुआ है। दूसरा मान लेते हैं कि ये इवेंट है, मतलब दूसरा इवेंट हमारे पास में ही आ गया, और तीसरा इवेंट ये आ गया। ठीक है, तो तीनों इवेंट अपने आप में कैसे हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, तीनों का इंटरसेक्शन कैसा होना चाहिए, फाइव होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास में क्या बोला है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है ना, और फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो अभी पूछा जा रहा है जो पी का इंटरवल क्या रहेगा।
तो ठीक है स्टूडेंट, तो आप एक बात तो ये बोल सकते हो जो तीनों की प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जब आप निकालोगे तो ये कितना बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस सॉरी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, फिर आएगा ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, तो इन सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 0 0 हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी ये आ जाएगा, और ये वाला पोर्शन भी कहाँ लाई करना चाहिए, 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास 4 कंडीशन हो गई। ठीक है, सभी कंडीशन को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो पहली कंडीशन तो क्या है कि ये वाला जो इवेंट है वो कहाँ पर होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी जो है इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, तो 1 प्लस 3p अपॉन में 3, ये कैसा होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर तो 0 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 3p। ठीक है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 3 आ गया, 1 को इधर भेज देंगे तो यहाँ तो -1 बनेगा, दैट इज 3p, और इधर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 2। तो p का जो वैल्यू आया, ठीक है, अकॉर्डिंग दैट p कैसा होना चाहिए, -1/3 से तो बड़ा होना चाहिए और 1/2 सॉरी 2/3 से छोटा होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये कहता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि 1 माइनस पी अपॉन 4 जो है ये भी 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। इसको जब आप सिंप्लीफाई कराओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 माइनस पी, लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई कराओगे तो 1 को इधर भेजोगे तो -1 तो इधर आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा माइनस पी, और इसको जब इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा 3। ठीक है, आपने माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा 1 यहाँ पर बनेगा, इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 आ जाएगा। मतलब पी कैसा होना चाहिए, -3 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगला जो कंडीशन क्या कहता है, 1 माइनस 2p अपॉन में 2 जो लिखा हुआ है ये वाला इवेंट जो है इसकी प्रोबेबिलिटी भी कैसे होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। ठीक है, तो 0 यहाँ पर आ गया, लेस देन इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 2p आपने यहाँ लिखा, लेस देन इक्वल टू 2 यहाँ आ गया। ठीक है, 1 को इधर भेजेंगे तो -1 बनेगा, लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ 2p यहाँ पर आ गया, लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -2 से जब डिवाइड कराओगे तो यहाँ 1/2 बनेगा, इनक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ आ जाएगा, माइनस का हाफ आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। मतलब हमारे पास में इस वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूँ ऐसे पलट के हमने चेंज कर दिया, मतलब पलट दिया। पलट दिया तो मतलब क्या होगा, इनक्वालिटी का साइन भी पलट जाएगा, यहाँ तो आ गया -1/2 और यहाँ आ गया +1/2। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए, मतलब ये होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी इस रेंज में हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ये कह रहा है 1 से छोटा होना चाहिए, -3 से बड़ा होना चाहिए, तो बट ऑब्वियसली तो हमेशा ही होना है ना। और ये कह रहा है -1/3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, वो तो होगा ही होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या 0 से बड़ा होता है, 2/3 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो 3 कंडीशन हमारे पास में ये आ गई। और एक और फोर्थ कंडीशन कहाँ से आ जाएगी, वो यहाँ से आ जाएगी, इन तीनों प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो कैसा होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब तीनों का सम निकालते हैं। तीनों का आप जब सम निकालोगे तो 1 प्लस 3p अपॉन में 3 यहाँ लिखा हुआ है, ये 1 माइनस पी अपॉन में यहाँ कितना 4 है, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस 2p अपॉन में कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इन तीनों का मैंने सम निकाला, सम जब निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो 3 इंटू 4 तो यहाँ से जाएगा, 4 को जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 प्लस 12p यहाँ पर आ गया, 4 से यहाँ 3 डिवाइड कराएंगे, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 माइनस ऑफ 3p आ जाएगा, 2 6 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 6 माइनस ऑफ 12p। ठीक है, ये टर्म आ गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, पहले p वाली टर्म ढूंढ लेते हैं। तो 12p यहाँ पर लिखा हुआ -3p, तो 9p यहाँ से हो गया, और 9p माइनस का 12p किया, 12p से तो 12p कैंसिल ही कर दो ना, यहाँ बच गया -3p बच गया सिर्फ और सिर्फ। कांस्टेंट हम देखते हैं, 4 यहाँ पर आ रहा है, 3 यहाँ पर आ रहा है, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 आ गया, 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 6 हो गया 13, तो 13 यहाँ कहीं आ जाएगा, अपॉन में यहाँ कितना लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। ठीक है, ये तीनों प्रोबेबिलिटी का सम ये आ गया, और ये जो सम है वो कहाँ लाई करना चाहिए, -3p प्लस 13 अपॉन में जो 12 है, ये वाला पोर्शन भी कितना आना चाहिए, 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो 12 आ गया, मतलब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 यहाँ हो जाएगा, -3p हमने यहाँ लिखा, प्लस 13 यहाँ लिखा हुआ है, और दैट इज लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 13 को इधर भेजेंगे, इधर तो बन जाएगा 1, सॉरी -1 बना। ठीक है, -3p यहाँ लिखा हुआ है, ये इस वाले पोर्शन को जब इधर भेजेंगे तो कितना बनेगा, -13 बनेगा। तो यहाँ से कितना आ गया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराया आपने, 3 से डिवाइड करा देते हैं, 13/3 तो यहाँ बना, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, p यहाँ पर आ जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो p कैसा होना चाहिए, 1/3 से लेकर के 13/3 तक होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमेशा ही मतलब वैलिड होना ही होना है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक फोर्थ कंडीशन ये होनी चाहिए, बस चारों कंडीशन होनी चाहिए, आप क्या करोगे, चारों का आप क्या ले लोगे, इंटरसेक्शन लोगे।
ठीक है, तो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं मैं यहाँ बता देता हूँ। इस वाले पोर्शन को हटा देते हैं हम, सम की हमें जरूरत नहीं है। तो ये कह रहा है -1/3 ना, तो इसको तो हटाई दो, -1/3 की हमें जरूरत नहीं है। पहले वाली प्रोबेबिलिटी सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है, एक 1 लिखा हुआ है, एक 1/2 लिखा हुआ है, एक 1/3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1/3 तो यहाँ कहीं आ जाएगा, 1/3 यहाँ पे, और 1/2 यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक है, और 2/3 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, नंबर लाइन को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। पहली वाली इनक्वालिटी क्या कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी है कैसा होना चाहिए, 2/3 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी इनक्वालिटी क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी जो है कैसा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव वाले पॉइंट्स को हटा दिया, -3 से बड़ा होना चाहिए, वो तो हमेशा ही रहेगा ना, ये तो ऑलवेज ही ट्रू है। ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी जो है वो कैसा होना चाहिए, हाफ से छोटा होना चाहिए, -हाफ से बड़ा होना चाहिए। ये तो ट्रू है ही ऑलरेडी, इसकी जरूरत नहीं है कि बस हाफ से छोटा होना चाहिए, हाफ से छोटा कर दिया। ये कह रहा है 1/3 से छोटा होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी कैसा होना चाहिए, 1/3 से छोटा होना चाहिए, सॉरी 1/3 से तो बड़ा होना चाहिए अकॉर्डिंग दैट, और 30/3 से बड़ा, हाँ ये होना चाहिए, मतलब 1/3 से तो बड़ा होना चाहिए और इससे तो छोटा होना चाहिए। देखिए ये तो हमेशा ही वैलिड है ना। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो पोर्शन आ रहा है वो कौन सा पोर्शन आया है, चारों में कॉमन पार्ट, चारों को इंटरसेक्शन लेंगे तो यही कॉमन पार्ट आया, तो मतलब प्रोबेबिलिटी कैसा होना चाहिए, 1/3 से लेकर के 1/2 के बीच में होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर स्टूडेंट। अगला प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, द फंक्शन एफ एक्स एज है ना, ये फंक्शन दे रखा है, पूछा होगा कैसा है, ऑड है, इवन है, या फिर किस तरह का है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको समझते हैं ऑड इवन फंक्शन को। ऑड इवन फंक्शन को जब आपको निकालना होता है तो आप क्या करते हो, पहले आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हो। ठीक है, हमने भी क्या किया, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं। तो सेक ऑफ, यहाँ आपने लिखा लॉग ऑफ, यहाँ आ जाएगा -x प्लस √(1 + x²) है ना। ठीक, तो सेक ऑफ इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लॉग ऑफ, इसको मैंने लिखा 1 + x² माइनस एक्स, तो यहाँ लिखा हुआ है ये, इसको मैंने क्या किया 1 + x² + x, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर देते हैं ना, रैशनलाइज कर दिया। ठीक, नाउ यहाँ ये बन जाएगा सेक ऑफ, यहाँ आगे आ जाएगा लॉग ऑफ, और ये बन जाएगा a + b इंटू a - b, तो ये बन जाएगा a² - b²। तो 1 + x² माइनस x², तो x² तो कट गया, ऊपर तो 1 ही आ गया। यहाँ कितना आ गया, √(1 + x², और यहाँ प्लस x आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को मैं लिख सकता हूँ सेक ऑफ लॉग m/n का फॉर्मूला, लॉग m माइनस लॉग n, तो log 1 की वैल्यू तो 0 आ गई, माइनस लॉग ऑफ n, तो लॉग n कितना आ गया, √(1 + x² प्लस का x आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या बन गया, सेक ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा ही होता है, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ x प्लस √(1 + x²। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, फाइनली किसके इक्वल आ रहा है, एफ एक्स के इक्वल आ रहा है, तो मैं बोल देंगे फंक्शन कैसा होगा, इवन फंक्शन रहेगा। क्लियर स्टूडेंट। नाउ अगला प्रॉब्लम, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है द इक्वेशन ऑफ एंगल, द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, में इस इक्वेशन से जो लाइन रिप्रेजेंट हो रही है उनका इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा ये वाला इक्वेशन भी क्या लिखा हुआ है, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है। और ठीक है, इस वाले इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो 2 × x+2 का होल स्क्वायर है, इस वाले पार्ट को मैं चाहूँ तो कैपिटल एक्स मान सकते हैं, कैपिटल एक्स यहाँ आ गया, इसको मैंने कैपिटल वाई एज्यूम कर लिया, और ये भी कैपिटल वाई आ गया। तो ध्यान से देखो तो एक्चुअली इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, 2 कैपिटल x² प्लस 3 इंटू कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई माइनस ऑफ 2 इंटू कैपिटल वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। और इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए तो मुझे इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर मुझे मालूम होता है, क्या फॉर्मूला आता है, x² फॉर्मूला होता है x² - y² अपॉन में a - b इज इक्वल टू xy/h। ठीक है, इसका फॉर्मूला रहता है। ठीक है, तो x की जगह भी यहाँ पे कैपिटल x है, तो कैपिटल x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ कैपिटल y का होल स्क्वायर अपॉन में a - b लगा हुआ, तो 2 माइनस ऑफ -2 यहाँ से आ जाएगा, दैट इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल XY अपॉन में h, h क्या होगा, xy कोफिशिएंट का हाफ, तो 3 यहाँ पर है, 3/2 यहाँ आ गया। ठीक है, ना उसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 ऊपर जाएगा तो 2xy हो जाएगा, और ये इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो हो जाएगा 4, 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो आ गया कैपिटल 8xy।
ठीक है, 3 को इधर जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा 3x² माइनस ऑफ y² बन जाएगा ना। कैपिटल एक्स वाई का वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए स्मॉल एक्स वाई में चाहिए। तो ये तो बन जाएगा x+2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ इट बिकम y-2 का होल स्क्वायर, दैट इक्वल टू कितना लिखा हो 8 इंटू x+2 इंटू कितना है y-2 है। ठीक है स्टूडेंट, तो 3 यहाँ पर है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x² का टर्म y² का टर्म यहाँ से आएगा तो मैंने लिख दिया -y², यहाँ से बनेगा प्लस का 4x, उसको मैंने पहले यहाँ लिखा, यहाँ से बना -4y और ये हो जाएगा प्लस का 4y। ठीक है, कांस्टेंट टर्म देखते हैं, प्लस का 4 यहाँ से आ रहा है, +4 आएगा, बाहर माइनस लिखा हुआ तो -4 से वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो इतना ही आया ये 4y। ठीक, 3 इंटू ये आ गया। नाउ आगे 8 इंटू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x इंटू वाई तो यहाँ से आ गया -2x प्लस 2y और -4। ठीक, ये आ गया। नाउ इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3x² हमने यहाँ लिखा। अब मैं एक्स वाई का टर्म लिख लेता हूँ, तो एक्स वाई का टर्म यहाँ से आ जाएगा -8xy यहाँ से आ गया, फिर y² का टर्म लिखते हैं -3y² आ गया। अब x का टर्म ढूंढ लेते हैं, तो यहाँ से तो बनेगा 12x और यहाँ से बनेगा -16x, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा प्लस का 28x। ठीक है, y का टर्म ढूंढते हैं, तो इधर से बनेगा प्लस का 12y, इधर से कितना बना 16y बना, इसको इधर लेके जाओगे तो ये बनेगा -4y। ठीक है, नाउ कांस्टेंट टर्म यहाँ से आ जाएगा -32, इसको इस साइड लेके जाओगे तो ये बनेगा प्लस का 32 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 3x² -8xy -3y², यहाँ भी आ रहा है। ठीक, आगे भी चेक कर लेते हैं, -20x नहीं, यहाँ पर देखो 3x² -8xy -3y² प्लस 20x -4y प्लस 32 इक्वल टू 0, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, लेट 5x बी द इनवर्स ऑफ fx। 5x क्या fx का इनवर्स है, मीन्स गिवन क्या है आपको 5x इज इक्वल टू दे रखा है f इनवर्स ऑफ x दे रखा है। ठीक, एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना है 1 प्लस अपॉन में 1 प्लस x पावर 5, तो हमसे पूछा है 5-x पूछा हुआ है। ठीक है, 5-x हमें निकालना है, तो ठीक है एक काम ही करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ 5x, तो हमने यहाँ लिखा दैट इक्वल टू x आ गया। इस वाले पार्ट को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या बन जाएगा f डैश ऑफ 5x। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 5-x दैट इक्वल टू कितना है 1 आया, और हमें क्या निकालना है 5-x मुझे निकालना है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ऑफ f डैश ऑफ 5x आ जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर है। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, f डैश x यहाँ दे रखा है इतना। ठीक है, तो f डैश ऑफ 5x में यहाँ से लिखता हूँ, तो f डैश ऑफ 5x, x को मैंने 5x से रिप्लेस कर दिया, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 5x पावर 5। ठीक है, f डैश ऑफ 5x ये आ गया। अब f डैश ऑफ 5x की वैल्यू को जब आप यहाँ पुट कराओगे 1 अपॉन समथिंग करके, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 5x पावर 5। ठीक है, तो 5-x इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, अगला प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्केलर k सच दैट द मैट्रिक्स a इनवर्स माइनस के आई इज सिंगुलर, मतलब ये सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब क्या हुआ, इसका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू कितनी आनी है, 0 आनी है। वेयर मैट्रिक्स ए कितना दे रखा है, ये दे रखा है, देन k का वैल्यू क्या रहेगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें मालूम है कि कोई भी अगर मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है, तो सिंगुलर क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इट मीन उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आनी है, 0 आनी है। इट मीन कि यहाँ से कितना आ गया, ए इनवर्स माइनस ऑफ के इंटू आई, इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब आगे उसको सिंप्लीफाई करना है ना, इसका डिटरमिनेंट हमें निकाल के आगे सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें एक ट्रिक क्या है कि आप लोग क्या कर सकते हो, मतलब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ से इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद में यहाँ पुट कराओगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, देन सॉल्व करोगे। ठीक है, आपको क्या ए इनवर्स निकालने की हमें जरूरत नहीं है, ए इनवर्स निकालने में एक अलग से मेहनत लग जाती है। पहले आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, देन उसको डिवाइड करके आप ए इनवर्स निकालोगे, तो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अब वो करना क्या चाहिए, एक काम ये करते हैं, इसको मैं करता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड। ठीक है, मैंने बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू 0। ठीक है, ए अंदर चला जाएगा अपना, ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इंटू ए इनवर्स माइनस ऑफ के इंटू ए आई, तो कैसे लिख सकते हैं, ये 0 आ जाएगा। ए इनवर्स ऑफ ए इंटू ए इनवर्स कितना आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और ये माइनस के ए इंटू आई कितना आ जाएगा, ए मैट्रिक्स हो जाएगा, दैट इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। प्लस स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा आई माइनस ऑफ के ए, तो के ए मैट्रिक्स से लिखा हुआ है, तो के ए जब लिखोगे तो के हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा,
आई मैट्रिक्स हमारे पास में कितना लिखा हुआ है, 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज आई। और के ए मुझे लिखना है, तो मतलब हर एक टर्म में क्या आ रहा है, के आ गया। आई माइनस ऑफ, चलो मैं लिख देता हूँ के ए। के ए मैट्रिक्स कितना आ जाएगा, के यहाँ पर आएगा, जीरो यहाँ आ जाएगा, टू के यहाँ हो जाएगा, जीरो यहाँ आ गया, टू के यहाँ पर आ जाएगा, के यहाँ आएगा, जीरो जीरो यहाँ आ जाएगा, जैसे आई माइनस ऑफ के है ना, सॉरी के ए यहाँ आ गया, आई ए आ गया ना। मुझे क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ आई माइनस के। तो वन में से आप जब के सब्ट्रैक्ट कराओगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कराएंगे, तो वन माइनस के यहाँ आ जाएगा, जीरो माइनस जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस ऑफ टू के, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ टू के। ठीक है, अब जीरो माइनस जीरो यहाँ बनेगा, के वन माइनस ऑफ टू के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जीरो माइनस ऑफ के, माइनस के हमने यहाँ लिखा। थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जीरो माइनस के, तो माइनस के तो यहाँ आ गया, जीरो माइनस जीरो तो यहाँ जीरो हो जाएगा, और वन माइनस जीरो यहाँ कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट का वैल्यू, सॉरी ये आ गया ना, डिटरमिनेंट ऑफ आई माइनस ऑफ के ए, ये हो गया। अब ठीक है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, तो डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करोगे आप, इस रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग जब एक्सपेंड कराओगे तो यहाँ तो बनेगा वन माइनस के। ठीक है, इसको ऐसे लिखा। तो जब आप सिंप्लीफाई कराओगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे, तो इसको जब इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो वन माइनस ऑफ टू के, तो यहाँ आ गया माइनस ऑफ जीरो, ये आ जाएगा। फिर माइनस जीरो इंटू समथिंग लिखेंगे तो वो जीरो ही हो जाना। फिर माइनस टू के हमने यहाँ लिखा। ठीक है, माइनस टू के, तो इस रो से, इस एलिमेंट से पास करता है और रोअर कॉलम को छोड़ दिया। इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे जीरो, इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस के इंटू वन माइनस टू के, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ तो आ गया के इंटू वन माइनस ऑफ टू के। ठीक है, दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ पास ये आ गया, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया। तो ना उसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ के माइनस वन, तो मैंने यहाँ लिखा, इसको मैं लिख देता हूँ टू के माइनस वन। ठीक है, यहाँ से जीरो हो जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ टू के, तो इसको मैंने लिखा माइनस ऑफ टू के स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा माइनस इंटू आएगा वन माइनस ऑफ टू के इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो अंदर तो बनेगा ये टू के स्क्वायर, यहाँ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का के यहाँ रहा है, माइनस का टू के यहाँ से आया, तो माइनस थ्री के यहाँ से आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का वन। ठीक है, जब इसको अंदर जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बनेगा माइनस ऑफ टू के स्क्वायर। ठीक है, के इंटू है ना, ठीक है, टू के स्क्वायर यहाँ से आया, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा अपना प्लस का फोर के क्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक, ये आ गया। अब क्या है, टू के स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, क्यूबिक इक्वेशन आ गया। तो क्यूबिक आ गया, तो इसको सॉल्व कर, तो आगे क्या करेंगे, यहाँ तो आ गया फोर के क्यू माइनस ऑफ थ्री के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, है ना। ठीक है, इस इक्वेशन को देखते हैं कौन सेटिस्फाई करता है। के इज इक्वल टू माइनस वन पुट करते हैं, के इज इक्वल टू जो माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन यहाँ बनेगा, प्लस का थ्री यहाँ पर आ जाएगा, प्लस वन दैट इक्वल टू जीरो। के इज इक्वल टू माइनस वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, के प्लस वन क्या होगा, इस इक्वेशन का एक फैक्टर होगा। ठीक है, क्यूबिक का एक फैक्टर होगा। तो आप क्या कर सकते हो, के प्लस वन को तो मैंने लिखा थ्री टाइम्स, तो के प्लस वन के प्लस वन के प्लस वन। ठीक है, ऐसे कुछ लिख देते हैं। क्यूबिक कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर और भी तरीके होते हैं, हम डिवाइड करके भी सॉल्व करते हैं ना। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, ऊपर चाहिए फोर के क्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया फोर के स्क्वायर से, तो ऊपर बन गया फोर के क्यू, यहाँ आ जाएगा प्लस का फोर के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ फोर के स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसको मैंने क्या किया, प्लस सॉरी माइनस ऑफ फोर के से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया माइनस फोर के स्क्वायर प्लस फोर के स्क्वायर, मतलब जीरो हो गया। आगे देखो, इसको अंदर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा माइनस फोर के, ऊपर चाहिए मुझे माइनस का थ्री के, मतलब हमने क्या किया, इसको प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो प्लस के यहाँ से आया, माइनस फोर के तो माइनस थ्री के, और लास्ट वाला टर्म अपने आप ही मैनेज हो गया। इट मीन कि हमने जो लिखा हुआ वो सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसके आप जब फैक्टर ये हो गए, तो के प्लस वन को तो हमने बाहर निकाल दिया, तो ये कितना आ जाएगा, फोर के स्क्वायर माइनस फोर के प्लस वन इक्वल टू जीरो आ गया। नाउ के प्लस वन, इस वाले पार्ट को आप ध्यान से देखो, तो ये तो क्या लिखा हुआ है, टू के माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से जब मैं के का वैल्यू निकालूंगा, एक तो माइनस वन आ जाएगा, और के का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, दो ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब दो वैल्यू जा रही है, के का वैल्यू माइनस वन तो यहाँ आ रहा है, और हाफ यहाँ पर आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगला प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है,
द नेगेशन ऑफ दिस, मतलब इसका मुझे नेगेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, नेगेशन क्या होता है, नेगेटिव ऑफ दिस मुझे फाइंड आउट करना है। अच्छा, इस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करोगे तो पहले आपको कुछ बेसिक बातें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो पहला तो हमने क्या किया, ये लिखा क्या, पी एंड। अच्छा, इस एंड को आप चाहो तो इंटरसेक्शन पढ़ सकते हो ना, एक ही बात है, दोनों के रोल सेम ही होते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ आर, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मुझे क्या करना है, नेगेशन फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, पहले तो आप एक दो पॉइंट याद रखो। पहले तो देखो, P इम्प्लाइज Q को अगर आपको लिखना है इक्विवेलेंट में लिख सकता हूँ, जैसे इक्विवेलेंट टू नेगेटिव P यूनियन ऑफ Q। ठीक है, नेगेटिव P यूनियन ऑफ Q या नेगेटिव P और Q। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको तो मैंने ये लिख दिया, P एंड इस वाले पार्ट को मैं क्या लिखूंगा, इसका नेगेटिव यूनियन ऑफ Q। तो ये वाला टर्म आ गया ना R, हो ना, माइनस R। ठीक है, तो हमने एक ये फॉर्मूला लगा दिया। अब मुझे करना क्या है, नेगेशन फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, नेगेशन जब आपको निकालना रहेगा तो नेगेशन हो जाएगा नेगेशन ऑफ दिस P, नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ R। ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ पे आप चाहो तो ना, जो सेट थ्योरी की जो प्रॉपर्टीज होती है उनको आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे, नेगेशन ऑफ P यूनियन Q आपको लिखना है, तो क्या लिखोगे, नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q, ये आता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ नेगेशन ऑफ P, साइन बदल जाएगा, नेगेशन ऑफ, यहाँ आ जाएगा नेगेशन ऑफ Q यूनियन नेगेशन ऑफ R, ऐसे कुछ लिख दिया। नाउ दिस इज नेगेशन ऑफ P यूनियन, इस नेगेशन को जब अंदर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, Q, यहाँ साइन बदल जाएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन R, कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, फाइनली कितना आ गया, इसका नेगेशन ये आ गया। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, नेगेटिव ऑफ P यूनियन Q इंटरसेक्शन R। ठीक है, Q एंड R, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट। अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 14, क्या दे रखा है, इफ 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यू थीटा इक्वल टू, अप टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो 4 प्लस 2 रूट 3, देन थीटा कैसे रखा है, 0 से पाई में दे रखा है, देन थीटा का वैल्यू क्या रहेगा ना। तो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, एक जीपी दे रखा है, एक जीपी का सम कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट जीपी का सम ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो हमने ए आ गया 1, 1 माइनस आर का वैल्यू आ रहा है साइन थीटा, और इसका जो सम है वो कितना दे रखा है, 2 प्लस रूट 3 दे रखा है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे कराएंगे, 1 अपॉन ऑफ 2 प्लस रूट 3, तो 2 प्लस रूट 3 को तो यहाँ डिवाइड कर दिया, और 1 माइनस ऑफ साइन थीटा, कुछ ऐसे लिख देते हैं। एक काम ये करते हैं, 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 4 माइनस 2 रूट 3 से, यहाँ तो बन जाएगा 16 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू 3 12, दैट इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस ऑफ साइन थीटा आ गया। तो 16 माइनस 12 कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 से जब यार इसको डिवाइड कराओगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस, अलग अलग करेंगे तो यहाँ बन जाएगा रूट 3 बाई 2, दैट इज आ गया 1 माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, फाइनली साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, रूट 3 बाई 2 आ गया। थीटा कैसे लिखा हुआ है, 0 से लेकर पाई तक लिखा हुआ है, मतलब इस क्वाड्रेंट तक जा रहा है। तो साइन थीटा वैल्यू फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से तो आ जाएगा 60 डिग्री पाई अपॉन 3, सेकंड के हिसाब से आ जाएगा पाई माइनस ऑफ पाई अपॉन 3 आ जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 3 और 2 पाई अपॉन 3 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू पाई, ये मतलब एक्स इक्वल टू पाई पर डिफाइंड नहीं है। देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ पाई हमें निकालना है, सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। हमें एफ ऑफ पाई निकालना है सच दैट फंक्शन कैसा हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। क्लियर स्टूडेंट। अच्छा, एक पॉइंट आप ये समझो, एफ ऑफ पाई की अगर वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ से निकालता हूँ ना, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ साइन पाई तो जीरो हो जाएगा, कॉस पाई कितना आ जाएगा, -1, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 1, जीरो आ गया। अपॉन में अगर देखो तो 1 प्लस साइन पाई जीरो हो गया, कॉस पाई -1 आ गया, तो 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा, तो 0.0 बन गया। 0.0 तो कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड रहेगा, मतलब फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक, बट क्वेश्चन में पूछा गया एफ ऑफ पाई का वैल्यू निकालना सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई, मतलब फंक्शन क्या है, एक्स इज इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूअस है। अगर एक्स इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूअस होगा तो इसका मतलब क्या होता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एक्स इक्वल टू पाई पर फंक्शन का वैल्यू, एक्स इक्वल टू पाई पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक्स इक्वल टू पाई पर फंक्शन का राइट हैंड लिमिट, ये तीनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब आर एच एल एच एल बराबर आ रहे हैं, तो इसका मीन कि हम लिमिट ही निकाल देते हैं, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू पाई ऑफ एफ एक्स, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। नाउ लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू पाई, ठीक, तो यहाँ पे कितना आ रहा है,
एफ एक्स का वैल्यू हमने पुट कर दिया 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अपॉन में यहाँ क्या बना 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये आ गया। एक्स इक्वल टू पाई पर ऊपर भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, नीचे भी जीरो को अप्रोच कर रहा है ना। तो ये तो क्या लिखा हुआ है, जीरो बाई जीरो फॉर्म लिखा हुआ है। तो जीरो बाई जीरो फॉर्म लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो यहाँ पर एल एच रूल लगा सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या प्रॉब्लम थोड़ा आसानी हो जाएगा, लिमिट ही तो कैलकुलेट करना है। तो चाहो तो बिना एल एच रूल के या फिर एल एच रूल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एल एच रूल में क्या करोगे, ऊपर वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट कराओगे, तो वन का डिफ्रेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का कितना आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। यहाँ पर वन का तो जीरो हो गया, साइन एक्स का आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, और cos x का आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं, तो cos पाई तो कितना हो जाएगा -1, तो -1 तो हो जाएगा +1, साइन पाई जीरो हो जाएगा तो 1 माइनस जीरो, अपॉन में cos पाई हो जाएगा -1, साइन पाई कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। फाइनली कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक, तो एफ ऑफ पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x पावर 3 इंटू एक्स पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12, देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, ये मुझे पता करना है। ठीक, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको पता करना होता है, तो आप क्या करते हो, पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो एफ डैश एक्स तो कितना आ जाएगा 12, इसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो 12x क्यूब। ठीक है, यहाँ पे भी बनेगा 12x स्क्वायर, यहाँ से कितना होना है -24x, और 12 का डिफरेंस कितना आ गया, जीरो आ गया। तो एफ डैश एक्स इक्व टू, तो 12 तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में यहाँ क्या बच गया, एक्स क्यू यहाँ से आ गया, एक्स स्क्वायर यहाँ से आया, माइनस ऑफ 12x ही कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 12x जब आप कॉमन लोगे तो 12x कॉमन आ गया, तो यहाँ तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा एक्स, और यहाँ कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक, तो 12x इसके फैक्टर करोगे तो ये आ जाएगा x+2 इंटू एक्स माइनस वन। ठीक, तो एफ डैश एक्स ही आ गया। अब मुझे मोनोटोनिसिटी पता करना है, मतलब कहाँ इंक्रीज है कहाँ डिक्रीज है, तो क्या करते हैं हम, एफ डैश एक्स निकालते हैं और फिर एफ डैश एक्स का साइन डायग्राम। साइन डायग्राम कैसे बनाएंगे, एक्स की वैल्यू जब आप निकालोगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है, यहाँ से एक्स का वैल्यू -2 आ गया, और एक एक्स का वैल्यू 1 आ गया। इन सभी वैल्यूज को नंबर लाइन पुट कराओगे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, और यहाँ प्लस है बाहर। ठीक है, तो बाहर प्लस है और सभी कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी पॉजिटिव है, तो आप प्लस साइन से स्टार्ट कराओगे, प्लस माइनस प्लस और माइनस, कुछ ऐसे आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स इस इंटरवल में तो पॉजिटिव आया, इस इंटरवल में पॉजिटिव आया, तो यहाँ तो इंक्रीज कर रहा है, और बाकी जो नेगेटिव आ रहा है वहां पे फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो पूछते देखते हैं ऑप्शन क्या देगा, इंक्रीजिंग इन -∞ टू -2, मतलब गलत हो गया, इसमें इंक्रीज नहीं कर रहा है, इंक्रीजिंग इन -2 टू 0, ठीक बात है, और 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, मतलब इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना कैसा हो गया, करेक्ट ऑप्शन आ गया। क्लियर स्टूडेंट, अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, cos इनवर्स ऑफ cos 4। cos इनवर्स ऑफ cos 4 कैसा आना चाहिए, इस क्या लिखा है, द कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनक्वालिटी, इस इनक्वालिटी का मुझे सॉल्यूशन निकालना है। ठीक, तो क्या दे रखा है, cos इनवर्स ऑफ cos 4 दैट इज कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x, ये इससे बड़ा होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहले तो आप ये समझो cos इनवर्स ऑफ cos 4 का वैल्यू कितना आएगा ना, इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना आ जाएगा। तो आपको मालूम है cos इनवर्स ऑफ cos 4, मैं यहाँ लिख देता हूँ cos 4। ठीक है, तो जब 4 लिखोगे तो 4 तो क्या है, इसकी रेंज से बाहर चला गया, cos इनवर्स का रेंज कितना आता है, 0 टू पाई आता है। इट मीन आप क्या कराओगे, उसे कम कराओगे ना, पाई से करोगे तो कोई फायदा नहीं, 2 पाई से लिखना पड़ेगा ना। cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई माइनस 4 लिख सकते हैं। 2 पाई कितना आ गया, 6 पॉइंट समथिंग आ गया, माइनस 4 जब कराएंगे 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, 2 पॉइंट समथिंग 0 टू पाई में लाई करेगा, मतलब यहाँ तक ठीक है। और क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें तो मतलब ये इसके इक्वल लिखा हुआ है, cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा कितना आता है, cos थीटा आता है। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 पाई माइनस 4 आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ cos 4 का वैल्यू कितना आ गया, 2 पाई माइनस 4 आ गया। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ लिखा 2 पाई माइनस 4 इज ग्रेटर देन आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x। नाउ एक काम करते हैं, इस इनक्वालिटी को पलट देते हैं, पलट देने का मतलब इस टर्म को इधर लिखता हूँ, इस टर्म को इधर लिखते हैं। तो आपने ऐसे लिखा 3x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, और यहाँ हमने लिखा 2 पाई माइनस 4। जब इसको पलट दिया है तो इनक्वालिटी का साइन भी आप बदल दोगे। ठीक, ऐसा कुछ आ जाएगा।
ना उसके बाद आप देखो 3x² माइनस 4x, यहाँ बन जाएगा प्लस का 4 माइनस 2 पाई, ये कैसे होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए एक काम और करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूँ मैं। तो 3 से तो मैंने डिवाइड कर दिया, माइनस ऑफ 4/3, एक्स यहाँ से आ जाएगा और ये बन जाएगा 4 माइनस ऑफ 2 पाई अपॉन में कितना आ जाएगा 3 और लेस देन 0। क्लियर। नाउ इसके फैक्टर करते हैं। एक्स का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, -4/3 आ रहा है, इसका आधा करोगे तो 2/3 बना, 2/3 बना तो मतलब 2/3 का स्क्वायर कितना आता है 4/9, तो ऐड कर दिया, 4/9 ही मैंने क्या किया सब्ट्रैक्ट कर दिया ना बैलेंस करने के लिए। तो इस इनक्वालिटी को देखोगे तो ये तो बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसा कुछ आ गया। और यहाँ पे कितना आ रहा है, ये टर्म आ रहा है ना, इनको आप ऐड कराओगे तो यहाँ -4/9 है, तो एक काम करते हैं इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। 3 से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 6 पाई प्लस का 12 बना, 12 माइनस 4 कराएंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो -6 पाई आ गया, अपॉन में कितना आ गया 9 यहाँ पर आ गया। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन 0 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, तो ये बन जाएगा x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, तो हमने यहाँ लिखा। ठीक, माइनस ऑफ एक काम ये करते हैं, इस टर्म को मैं इस साइड ले जाता हूँ, इस साइड जब आप ले जाओगे तो बन जाएगा 6 पाई माइनस 8 अपॉन में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक, नाउ उसके बाद आप देखो इसे आगे हमने क्या किया स्क्वायर रूट लिया, जब स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ तो आ जाएगा मॉड। ठीक, और यहाँ बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 पाई माइनस 8 अपॉन में यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, मॉड एक्स इज लेस देन ए आ रहा है, तो इसको जब आप सॉल्व कराओगे तो x-2/3 आ जाएगा लेस देन अंडर रूट ऑफ 6 पाई माइनस 8 अपॉन 3 एंड ग्रेटर देन आ जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 6 पाई माइनस 8 अपॉन में 3। ठीक, ये आ जाएगा 2/3 दोनों साइड भेज दोगे आप, जब 2/3 दोनों साइड भेजेंगे तो ये बन जाएगा 2/3 तो हमने इस साइड भेज दिया माइनस ऑफ रूट 6 पाई माइनस 8 अपॉन में 3। ठीक है, ओवरऑल 3 लिख देते हैं ना। ना लेस देन एक्स, इसको इधर भेजेंगे तो 2/3, तो बेस सेम है तो नोमीटर वाला पार्ट डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 पाई माइनस 8 अपॉन में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स का ये वैल्यू आ गया, तो एक्स क्या होना चाहिए इस इंटरवल में होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग द ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, तो ठीक प्रॉब्लम है, ध्यान रखना ना। नाउ तो हमने कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर लिया। नाउ आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या लिखा हुआ है, ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग लीन अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, मतलब एक वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट है। ठीक है, मान लेते हैं कुछ ऐसे बना लेते हैं, ये वर्टिकल वॉल हो गया, ये हमने हॉरिजॉन्टल मतलब प्लेन ले लिया, एक लैडर है इस तरह से, और लैडर का लेंथ कितना है 5 मीटर लॉन्ग है, और इस तरह से है अभी ना। द बॉटम ऑफ द लैडर इज 3 मीटर फ्रॉम द वॉल, ये कैसा है 3 मीटर यहाँ से है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बाई यूजिंग पाइथागोरस ये लेंथ कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, इफ द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड 1 मीटर फार्दर फ्रॉम द वॉल, है ना, तो इस लैडर का जो बॉटम है इसको मैंने क्या किया 1 मीटर इधर ले गए, तो 1 मीटर इधर ले जाने के बाद में हाउ मच डज द टॉप ऑफ द लैडर स्लाइड डाउन द वॉल, तो ये कितना नीचे आएगा। ठीक है, तो मान लो कि ये जब स्लाइड किया तो ये कहीं यहाँ कहीं आ गया। ठीक है, तो 1 मीटर आप इसे आगे ले गए, तो 1 मीटर जब आगे ले गए तो ये तो 4 हो गया। अच्छा, ये लेंथ कितना आ जाएगा, ये तो लेंथ क्या लेटर का लेंथ तो 5 ही है। ठीक है, तो ये लेंथ तो कितना हो गया 4 हो गया, ये लेंथ 5 है, अगेन आप पाइथागोरस जब लगाओगे तो ये लेंथ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। ठीक, तो ये कितना लिख दोगे आप 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो लेटर लेंथ कितना आ जाएगा, मतलब इतना, मतलब 1 यूनिट जब इधर किया तो जो लेडर का जो टॉप है वो कितना डिस्टेंस पर होगा 3 मीटर के डिस्टेंस पर होगा। तो मुझे हाउ मच डज द टॉप ऑफ द लेडर स्लाइड डाउन द वॉल। ठीक, तो अगर ये लेंथ अगर 3 है तो सॉरी वो कितना नीचे आया, फिर 1 यूनिट नीचे आया, तो 1 यूनिट नीचे आया तो कितना होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड
एक्स एक्सिस एंड द एक्स बराबर 2। ठीक है, आसान आसान से करो दे रखें। वाई इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ग्राफ ये होता है और हाफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी यही रहेगा। एक्स इज इक्वल टू 2 का ये लाइन रहेगा, दिस इज एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया, मतलब हमें ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये वाला कर्व क्या है, वाई इज इक्वल टू है हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 2 यहाँ पर है ना। ठीक है, तो ये एरिया निकालना है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया तो हो जाएगा 0 to 2 वाई डॉट डी एक्स, मतलब वाई डी एक्स। तो 0 to 2 हमने यहाँ लिखा, वाई का वैल्यू हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो हाफ को तो आपने बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा x³ बाई 3, लिमिट आ जाएगा 0 to 2, तो 1/2 तो हमने यहाँ लिखा, अपर लिमिट पुट कराएंगे तो 8/3 माइनस 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 4/3 आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, इफ 1 + x माइनस 2x स्क्वायर पावर 6 इज इक्वल टू 1 + a1x + a2x स्क्वायर देन ऐसे अप टू a12 x पावर 12 तक, देन पूछा हुआ है वैल्यू ऑफ a2 a12 सॉरी a2 + a4 + a12, इसका वैल्यू क्या रहेगा। ठीक स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट एक बात तो आप हमेशा याद रखो, कभी भी अगर आपको इस तरह का वैल्यू पूछा जाता है, मतलब दो दो टर्म्स छोड़ करके a2 प्लस a4 प्लस a12, तो इस बाइनोमियल में हम इस तरह की प्रॉब्लम काफी सॉल्व करते हैं और वहां पे आपको सीखा होगा कि x इक्वल टू आपको एक बार 1 पुट करो, एक बार आप x इक्वल टू -1 पुट करो, आप दोनों को आप ऐड कर दो। ठीक है, तो हमने सेम प्रोसीजर यहाँ पर लगाया, पहले हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, x इक्वल टू जब 1 पुट कराओगे तो 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, -2 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ तो 0 आ गया। और यहाँ कितना आ जाएगा, 1 + a1 + a2 + a3 + a4। ठीक है, एक बार आप क्या कराओ, x इक्वल टू -1 पुट कराओ, जब x इक्वल टू -1 यहाँ पुट कराओगे तो 1 -1 तो 0 हो गया, -1 जब पुट कराएंगे तो यहाँ तो बना -2, पावर में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और ठीक है, 1 जब हमने -1 पुट कराया तो 1 माइनस ऑफ a1 आएगा, प्लस का a2 हो जाएगा, माइनस ऑफ a3 प्लस का a4 आ जाएगा। ठीक, ऐसा लिखेंगे। नाउ अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये तो बन जाएगा 2 पावर 6 और ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ a2 यहाँ आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ a4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 2 तो कॉमन आके डिवाइड कर दोगे, तो ये तो बन जाएगा 2 पावर 5 और यहाँ बन जाएगा 1 + a2 + a4 + a6 डॉट डॉट, फिर 1 को आप इधर ले जाओगे, ये तो लिखा हुआ 32 और ये हो जाएगा 31 आ जाएगा। तो a2 + a4 + a6 का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, डॉट डॉट 31 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है, लिमिट ऑफ, है ना, यहाँ पर थोड़ा क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, इसको मैंने यहाँ लिख रखा है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 3 पावर x + 3 पावर 3 माइनस एक्स -12 अपॉन में लिखा हुआ 3 पावर -x/2 माइनस 3 पावर 1 माइनस एक्स, तो x टेंड्स टू पे इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमसे पूछा हुआ है, तो एक काम ही करते हैं, x बराबर जब 2 पुट करके देखते हैं यहाँ पर, ये तो कितना बन जाएगा, 9 ऊपर बन गया, 2 जब यहाँ पुट कराओगे तो कितना आ जाएगा, 3 - 2 तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, ये -12 में तो ऊपर वाला पोर्शन तो 0 को जा रहा है, और 2 जब यहाँ पुट करेंगे तो ये बनेगा 3 पावर -1, तो ये 1/3 बना, और 2 जब यहाँ पुट कराएंगे तो अगेन ये 3 पावर -1 तो -1/3 बन रहा है, मतलब नीचे वाला पार्ट भी 0 को अप्रोच कर रहा है। सॉरी, तो क्या बन रहा है, 0.0 का फॉर्म बन रहा है। तो डी स्टूडेंट कभी भी अगर लिमिट की प्रॉब्लम्स आती है ना, तो पहले तो आप एक काम ये किया करो, पहले आप एल हॉस्पिटल देखो, एल हॉस्पिटल लगा के देखो कहीं प्रॉब्लम उससे आसानी से सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मान लो एल हॉस्पिटल से प्रॉब्लम अगर बड़ा हो जाता है देन आप फिर अदर तरीकों पे जाइए, है ना। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि एल हॉस्पिटल लगाने से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि एल हॉस्पिटल जब आप अप्लाई करते हो तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं एल हॉस्पिटल से आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर एल हॉस्पिटल से सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, हम एल हॉस्पिटल लगा के सॉल्व करते हैं, नहीं फिर कुछ और तरीका समझेंगे। 0.0 फॉर्म है तो हम एल एक्स रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करते हैं, 3 पावर एक्स का डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा, 3 पावर एक्स इंटू ln3 आ जाएगा, प्लस साइन 3 पावर ऑफ 3 माइनस एक्स यहाँ से आ जाएगा, इंटू में कितना आ जाएगा, इसका जब डिफरेंशिएट कराएंगे तो 3 पावर टी, 3 पावर टी क्या होगा, 3 पावर टी इंटू ln3, और जिसको टी माना उसका डिफरेंशियल -1 आ जाएगा, -12 का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, अपॉन में कितना लिखा हुआ है, 3 पावर ऑफ -x/2 लिखा हुआ है, 3 पावर टी लिखा, 3 पावर टी का आ जाएगा 3 पावर टी इंटू ln3, और जिसको टी माना हुआ उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो x/2 का हो जाएगा -1/2, फिर माइनस साइन
यहाँ लिखा हुआ 3 पावर टी, तो 3 पावर टी का हो जाएगा 3 पावर टी इंटू ln3, और जिसको टी माना है उसका डिफ्रेंशिएशन तो कितना आ जाएगा, -1 आ गया। ठीक, ऐसा कुछ आ गया यहाँ पर। अब एक काम ये करते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 2 तो यहाँ दे रखा है, ln3 तो सबसे कॉमन आ रहा है, ln3 तो कट कर दिया है, बचा क्या, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं। 3 पावर एक्स यहाँ बचा हुआ है, माइनस साइन ऑफ 3 पावर ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन में यहाँ से कितना आ गया, 3 पावर ऑफ माइनस ऑफ एक्स बाई 2। ठीक, और हाफ भी लिखा हुआ है ये, माइनस हाफ। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा -1 है, फिर प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 पावर ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक, ऐसा कुछ आ गया। क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ से देखते हैं एक्स को 2 पुट करने पर ये 0.0 फॉर्म बना रहा है या सॉल्व हो गया ना। एक्स को 2 पुट करा हुआ तो कहाँ अप्रोच कर रहा है, 9 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, जब 2 यहाँ पुट करा हुआ तो यहाँ कितना बनेगा, 3 पावर 1 बनेगा, तो ये तो कितना 3 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो लिमिट पुट करते हैं, एक्स को हमने 2 पुट कराया तो ये तो हो जाएगा 3 स्क्वायर, ये 9 को अप्रोच करेगा। 2 जब यहाँ पुट कराएंगे 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 तो 1 आ जाएगा, तो माइनस यहाँ 3 पावर 1 तो 3 आ गया। ठीक है, 2 जब यहाँ पुट कराएंगे तो 3 पावर -1 आ रहा है। ठीक है, तो ये 1/3 हो जाएगा, -1/2 कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/6 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 3 पावर 2 तो ये कितना बना, प्लस का 1/3 यहाँ से बना। ठीक है, इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे ये तो कितना बन जाएगा, 1/6 यहाँ से आ जाएगा सॉल्व करने पर। और ये कितना लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, ये ऊपर जाएगा तो फाइनली कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आ रहा है, 36 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है। ठीक, अगर मान लो कि ये एलएच रूल से अगर बहुत ज़्यादा लेंदी होता, अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा होता, तो फिर हम क्या करते हैं, 3 पावर एक्स को या 3 पावर माइनस एक्स बाई 2 को टी एज्यूम करके देन फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं ना। अगला प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है, कंसिडर ए फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 फिक्स पॉइंट, मतलब 2 फिक्स पॉइंट से पास करता हुआ हमें फैमिली ऑफ सर्कल को कंसिडर करना है। ठीक है, ठीक है, सही बात है। द कॉर्ड इन विच द सर्कल, एक सर्कल ही रखा, कट द ईच मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिस थ्रू ए फिक्स पॉइंट, वो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, देन वैल्यू ऑफ a+3b ईच, तो हमसे a+3b का वैल्यू पूछा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो देखो इस पॉइंट को समझो कि 2 पॉइंट से पास करता हुआ फैमिली ऑफ सर्कल मुझे लिखना है कि एक पॉइंट हमारे पास में ये है पॉइंट ए 3,7, एक पॉइंट बी दे रखा है 6,5। 2 पॉइंट से पास करते हुआ फैमिली ऑफ सर्कल हम कैसे लिखते हैं, पहले ए बी को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल आप लिखोगे। ठीक, तो सर्कल हमने लिखा, तो सर्कल आ गया x-3 इंटू आ जाएगा x-6 प्लस हम लिखेंगे y-7 इंटू y-5 प्लस फिर हम लिखेंगे लेमडा टाइम्स ऑफ लाइन ए बी दैट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ए बी लाइन का इक्वेशन। अब ए बी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए बी लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं y माइनस ऑफ y1, y1 तो हो गया 7 इंटू स्लोप है ना, स्लोप लिखते हैं 6 माइनस 5-7, तो ऊपर तो आ जाएगा y2 माइनस y1 तो -2 आ गया, 6 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ गया, इंटू आ जाएगा x माइनस x1, x1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसको जब इधर मल्टीप्लाई करा हुआ तो 3y माइनस 21 तो हमने यहाँ लिखा -2x प्लस का 6, और यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 3y। ठीक है, इस साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा -27 इक्वल टू 0। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन कितना आ गया, 2x प्लस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x प्लस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन ये आ गया, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ सर्कल तो ये आ गया। ठीक है, लैम्डा टाइम्स ऑफ लाइन ए भी यहाँ पुट कर देंगे। अब आगे क्या बोलना चाह रहा है कि विच द सर्कल, एक सर्कल हमारे पास ये दे रखा है x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y और -3 इज इक्वल टू 0। मतलब ये फैमिली ऑफ सर्कल ये है। दूसरा सर्कल क्या है, ये है जिसके हर फैमिली मेंबर को कट कर रहा है। उसने बोला हुआ कि ये जो कॉर्ड बन रहा है, ठीक है, ये कॉर्ड एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, और इस कॉर्ड की अगर आपको इक्वेशन लिखना होगा तो इस कॉर्ड का इक्वेशन कितना आता है, s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0 आता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आएगा। अब ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सर्कल को जब सॉल्व करोगे तो ये तो बनेगा x² प्लस y², तो हमने यहाँ से लिखा, x का टर्म देख लेते हैं -3x और -6x, तो -9x यहाँ से आ गया। y का टर्म देखते हैं तो -5y -7y, तो -12y यहाँ से आ गया। प्लस का 18 यहाँ से आ रहा है, प्लस का 35 यहाँ से आ जाएगा, तो 18 और 35 तो ये हो जाएगा 53, तो 53 हमने यहाँ पर लिख दिया, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ
लाइन ए में जो टर्म है वो तो है ही। ठीक है, अब मुझे करना है S1 माइनस S2 निकाल लेते हैं ना, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हम निकालते हैं। पहले कर्व में से दूसरे कर्व को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस 9x में से सब्ट्रैक्ट करा होगा तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का 5x। ठीक है, माइनस 12y में सब्ट्रैक्ट करा होगा माइनस 6y को तो बचेगा माइनस ऑफ 6y। ठीक है, 53 में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बचा, प्लस का 56 आ गया, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ लाइन ए बी हमारे पास लिखा हुआ है जिसको अभी तक हमने कोई चेंज नहीं किया, 3y माइनस 27 दैट इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास में क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या है, इस इक्वेशन को देखो ध्यान से देखो, ये तो क्या लिखा हुआ है, L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो इट मीन कि ये जो लाइन है वो कहाँ से पास करेगा, एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा, और जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट क्या रहेगा, L1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 इज इक्वल टू 0 को जब सॉल्व करोगे जो x और y की वैल्यू जाएंगी, ठीक है, वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, फिक्स पॉइंट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उसको आप सॉल्व कर लेना, यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो एक x का वैल्यू आएगा, एक y का वैल्यू आएगा, तो x की वैल्यू को तो हमने a बोला हुआ, y की वैल्यू को b बोला हुआ, तो a प्लस 3 भी हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन ले लिया तो इसे आप सॉल्व कर सकते हो, कंसेप्ट वाइज आसान प्रॉब्लम है। ठीक, अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखा है, पीजे पॉइंट ऑन द पैराबोला, पैराबोला पे एक पॉइंट है हुज ऑर्डिनेट इक्वल टू इट्स एब्सिसा, इसका जो ऑर्डिनेट है वो कैसा है, एब्सिसा के इक्वल है। ठीक, एंड ए नॉर्मल इज ड्रॉन टू द पैराबोला एट पॉइंट पी टू मीट इट अगेन एट पॉइंट क्यू। ये पैराबोला पे एक पॉइंट ऐसे ड्रॉ किया जाता है जो पी पॉइंट पे ड्रॉ किया नॉर्मल, और वो क्या कर रहा है, कर्व को अगेन क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, पी पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है दोनों कैसे हैं, सेम सेम है। ठीक, पूछा क्या है, एस हमारे पास फोकस दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ एस पी एंड एस क्यू, एस पी एस क्यू का जो स्लोप का प्रोडक्ट पूछा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो सॉल्व कैसे करोगे, बहुत ही आसान सी बात है, पैराबोला हम मान लेते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला दे रखा है। ठीक है, तो ये पैराबोला डायग्राम कुछ ऐसा बना लिया, पैराबोला पर एक पॉइंट हमने ले लिया पॉइंट पी, और मान लेते हैं कोऑर्डिनेट x1, हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो x1 कहाँ पे लाई कर रहा है, पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4a x1 आ गया, तो x1 का वैल्यू 0 होगा या फिर x1 का वैल्यू 4a होगा। ठीक है, 0 तो हो नहीं सकता, तो x1 का वैल्यू कितना आ रहा होगा, 4a आ रहा होगा, y का वैल्यू भी कितना आ रहा होगा, 4a आ रहा होगा। ठीक है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट तो हमारे पास c आ गए। अब आगे क्या करना है, पॉइंट पी पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कराया जो कर्व को अगेन क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है तो क्यू के कोऑर्डिनेट और मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, मुझे एक कंडीशन ही मालूम होता है, अगर मान लो पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट अगर T1 है, ठीक है, तो पैराबोला पॉइंट T1 पे जो नॉर्मल होता है कर्व को अगर T2 पॉइंट पे कट करें तो T2 कस टू कितना आता है, T2 कस टू आता है -T1 माइनस 2/T1। ठीक है, ये T2 का वैल्यू आएगा, तो ठीक है T1 कैलकुलेट कर लेते हैं, T1 कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको आप लिखोगे 80 स्क्वायर 280। ठीक है, कंपेयर कराओगे 280 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4a, ये a से ही कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, t का वैल्यू तो कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब t1 का वैल्यू 2 आ गया, तो 2 जब यहाँ पुट कराएंगे तो -2 पुट कराएंगे तो ये आ जाएगा -3 आ गया, t2 का वैल्यू कितना आ रहा है, -3 आ गया, तो पॉइंट q के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो कितना आ जाएगा, a t2 स्क्वायर 2a t2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, a t2 स्क्वायर तो ये तो हो जाएगा 9a, ठीक है, कॉमा यहाँ आ जाएगा -6a, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट किया गया। ठीक, अब स्लोप है ना, एस फोकस क्या है, a, 0 है, तो हमने क्या किया, स्लोप ऑफ एस पी फाइंड आउट करते हैं। स्लोप ऑफ एस पी कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये जाएगा 4a माइनस 0, 4a माइनस 0 हमने यहाँ से लिखा, 4a माइनस a यहाँ पर लिखेंगे तो a, तो ये तो हो जाएगा 4a अपॉन में 3a, तो यहाँ से आ जाएगा 4/3। अब हम आगे कैलकुलेट करते हैं स्लोप ऑफ एस क्यू, स्लोप ऑफ एस क्यू कितना आ जाएगा, एस तो ये लिखा हुआ है क्यू पॉइंट है ना, क्यू इधर रखा है 9a, -6a, तो स्लोप जब आप लिखोगे तो स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1, -6a -0, तो -6a -0 अपॉन में आ जाएगा 9a माइनस a, 9a माइनस a। ठीक है, तो ये तो हो गया -6a अपॉन में हो जाएगा 8a
ए से ए कैंसिल हो गया, -3/4 आ गया। ठीक है, और इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट निकालोगे तो 4 से कट जाएगा 3, तो स्लोप ऑफ एस पी एंड स्लोप ऑफ एस क्यू का जब आपने प्रोडक्ट निकाला कितना आ रहा है, -1 आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ एस पी एंड एस क्यू ना। अच्छा देखो इसमें आंसर को देखो, आंसर कितना दे रखा है, -1 आ रहा है, क्योंकि ये तो क्या है, न्यूमेरिकली सब्जेक्टिव प्रॉब्लम दे रखा है ना। तो आई थिंक हो सकता है उसने मॉड पूछना चाह रहा हो या कुछ इस तरह का ना, या फिर -1 अगर ऑप्शन होगा टिक करने का तो -1 टिक कर देंगे ना। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रखा है, जेड इक्वल्स टू हाफ इंटू अंडर रूट ऑफ √3 माइनस आयोटा, तो जेड का ये वैल्यू दे रखा है। आगे पूछा हुआ है, आगे दे रखा है द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एंड सच दैट जेड पावर 101 प्लस आयोटा पावर 109 होल पावर 106 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, जेड पावर एन आ रहा है। एच के मतलब जो एन का लीस्ट इंटीग्रल पॉजिटिव वैल्यू है वो कितना है, के दे रखा है ना इस कंडीशन के लिए। देन द वैल्यू ऑफ 2k/5, तो 2k/5 का वैल्यू क्या रहेगा। क्लियर स्टूडेंट, तो देखो ये जो प्रॉब्लम है एक्चुअली क्या है, पहले आईआईटी में आ चुका है, आपको नॉर्मली बुक्स में देखने को मिल जाता है। ठीक, तो एक आसान सा प्रॉब्लम है और थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम भी है ना, तो इसको समझो कैसे सॉल्व करेंगे। जेड इक्वल टू कितना देखा, 1/2 यहाँ से देखा √3 माइनस आयोटा। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अच्छा अगर जेड को आप ध्यान से देखो तो इसको मैं चाहूँ तो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, ओमेगा मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे, मैंने क्या किया, इसको √3/2 यहाँ पे लिखा, माइनस आयोटा/2 यहाँ लिखा। अच्छा पहले हम एक बात ये समझते हैं, एक्चुअली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता कितना है, -12 प्लस माइनस आयोटा √3/2, यही होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर आपने प्लस वाले को ओमेगा माना है तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, किसी को भी आप ओमेगा अज्यूम कर सकते हो, किसी को, अगर एक को आपने ओमेगा अज्यूम कर रखा है दूसरा क्या रहेगा, ओमेगा स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब एक काम ये करते हैं, √3 आयोटा, आयोटा कहाँ होता है, अंडर रूट के साथ में होता है ना, √3 के साथ में आ रहा है, तो एक काम करते हैं इसको रूट आयोटा से तो मल्टीप्लाई करते हैं और आयोटा से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। 1/आयोटा तो यहाँ रहा, तो ये बनेगा √3 आयोटा/2। ठीक है, और यहाँ आयोटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, माइनस आने से +1 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, अब ये क्या आ रहा है, 1/आयोटा को तो मैं लिख दूंगा माइनस आयोटा, और यहाँ लिखा हुआ है हाफ प्लस √3 आयोटा/2। ठीक है, ऐसे कुछ लिख दिया, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आयोटा यहाँ पर आ गया तो माइनस हाफ और माइनस ऑफ √3 आयोटा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आयोटा यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं मान लेता हूँ ओमेगा, तो जेड इक्वल टू कितना आ गया, आयोटा ओमेगा आ गया। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जेड पावर 101, तो जेड पावर 101 का मतलब क्या हुआ, आयोटा ओमेगा पावर में 101 हमने यहाँ लिखा प्लस साइन, आयोटा पावर कितना लिखा हुआ है 109 यहाँ पर लिखा हुआ है, ओवरऑल पावर कितना लिखा हुआ है 106 लिखा हुआ है, और दैट इक्वल टू कितना आ रहा है, जेड पावर एन, तो जेड कितना आ रहा है, आयोटा ओमेगा आ रहा है, तो आयोटा ओमेगा पावर में कितना आ गया, एन आ गया। ठीक है, तो ना उसको सिंप्लीफाई करते हैं, आयोटा पावर 101 आ रहा है, तो आयोटा पावर 101 की अगर हम बात करें तो आयोटा पावर 101 क्या रहेगा, 4 से आप डिवाइड कराओ, जो रिमाइंडर आएगा उसके इक्वल आ जाएगा, 4 से जब डिवाइड कराएंगे तो 25 टाइम्स चला जाएगा और एक रिमाइंडर बच गया, मतलब ये तो आयोटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको तो मैंने आयोटा लिख दिया। ठीक है, ओमेगा पावर 101 आ रहा है तो उसको क्या करो, 3 से डिवाइड कराओ, 3 से डिवाइड करने पर 99 टाइम्स चला जाएगा, सॉरी 33 टाइम्स चला गया, 2 रिमाइंडर आ गया, तो मतलब ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, यहाँ तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा पावर 109 है ना, इसको जब डिवाइड कराओगे 4 से तो 2 टाइम्स चला गया, 8 है ना, 2 यहाँ से बच गया। ठीक है, तो और 2 जब यहाँ से बच जाएगा तो 28 आ गया ना, तो जब इसको डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा, एक बार डिवीजन यहाँ चला जाएगा, तो मैं इसमें यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा कितना आ जाएगा, 1 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, आयोटा पावर 1 यहाँ पर आ गया, तो ये कितना लिखा हुआ, पावर में 106 यहाँ लिखा हुआ, दैट इक्वल टू कितना आ रहा है, आयोटा ओमेगा पावर एन आ गया। नाउ आगे जब इसको आप सिंप्लीफाई कराओगे तो आयोटा पावर 106 तो यहाँ लिखा हुआ है, और ओमेगा स्क्वायर +1 पावर में कितना आ रहा है, 106 आ रहा है। ठीक है, आयोटा पावर एन हमने यहाँ लिखा, ओमेगा पावर एन यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब आयोटा पावर 106, तो 106 को जब आप 4 से डिवाइड कराओ, 4 से जब डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड कराएंगे 2 टाइम्स यहाँ चला गया। ठीक है, 2 यहाँ से बच जाएगा, 26 यहाँ से हो जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा 6 जा, 4 6 जा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, तो 6 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से बच गया, तो मतलब 2 रिमाइंडर आया, तो आयोटा स्क्वायर यहाँ आ गया, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा -1। ठीक है, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो कंसेप्ट ये बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है, तो फाइनली यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा हो जाएगा, और ये पावर 106 यहाँ पर लिखा हुआ है, आयोटा पावर एन ओमेगा पावर एन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब
-1 तो यहाँ से आ गया, ओमेगा पावर 106, 106 को जब मैं 3 से डिवाइड कराऊंगा तो 3 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, 106 को 3 से डिवाइड कराएंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो एक 1 यहाँ से बच गया, तो 3 3 5 का कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और एक यहाँ से बच गया तो मतलब रिमाइंडर 1 आया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा आ जाएगी, है ना। ठीक है, तो और ये कितना लिखा हुआ, आयोटा पावर एन और ओमेगा पावर एन लिखा हुआ है। तो फाइनली अब मुझे क्या है कि अब ये वाला जो टर्म है, तो मुझे एन का लीस्ट वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये आपस में से इक्वल हो जाए। अब देखो यहाँ पर माइनस चाहिए मुझे, है ना, तो अब इससे एन का वैल्यू क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, पर एन की वैल्यू जब मैं 2 लूंगा तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर बनेगा जो यहाँ नहीं बन रहा, मतलब 2 नहीं हो सकता। ठीक है, फिर अगला जो एन का वैल्यू हो सकता है तो 6 ही हो सकता है, फिर 10 हो सकता है, या फिर अगला जो पॉसिबल वैल्यू हो सकता है 14 हो सकता है, या फिर 18 हो सकता है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर को या -1 लाने के लिए तो 2 पॉसिबल नहीं है, ये हमने चेक कर लिया। 6 डालते हैं, 6 डालने पे ये 1 हो जाएगा, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। 10 देखते हैं, 10 पे क्या होगा, आयोटा पावर 10 तो -1 बन जाएगा। ठीक है, ओमेगा पावर 10 को मैं क्या लिख दूंगा, ओमेगा लिख दूंगा, मतलब ये पहला वैल्यू ये पॉसिबल है। ठीक है, हमसे यही पूछा हुआ लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, तो कितना आ जाएगा, एन इक्वल टू 10 आ गया, तो एन का वैल्यू 10 है। ठीक, तो कितना आया, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन इज के, तो ये के का वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगा, के का वैल्यू आ गया 10। ठीक है, जब के का वैल्यू 10 यहाँ पर आ गया, तो 10 जब आप यहाँ से पुट कराओगे 5 से 2 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो क्या आंसर रहेगा, 4 इसका आंसर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर ना। अगला प्रॉब्लम समझते हैं। क्या दे रखा है, द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इन दोनों पेयर ऑफ, द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द इलिप्स, इस इलिप्स पे ड्रॉ किया गया फ्रॉम द पॉइंट 1,2, 1,2 से। ठीक, एंगल बिटवीन कितना दे रखा है, एंगल tan इनवर्स ऑफ 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ लैम्डा, देन वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। ठीक है, तो हमसे लैम्डा का वैल्यू पूछा हुआ है, तो क्या दे रखा है, एक इलिप्स है, मान लेते हैं इस तरह का डायग्राम है, 1,2 इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। जब हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो एंगल बिटवीन टेंजेंट क्या रहेगा। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। चलिए स्टूडेंट, तो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। पहला काम तो आप क्या करो, इस एलिप्स को मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर अपॉन में हमने क्या लिखा है, यहाँ पर आ जाएगा 5/3 प्लस यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 5/2 दैट इक्वल्स टू 1। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस इलिप्स पे एक टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं स्लोप फॉर्म का। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना आता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, टेंजेंट हमने मान लिया स्लोप एम का, और ये टेंजेंट कहाँ से पास कर रहा है, 1,2 से पास कर रहा है। तो 1,2 से जब पास कराओगे तो 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम प्लस यहाँ पर आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कुछ लिख देंगे, एम को इधर लेके आते हैं और इसको मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, 2 माइनस एम का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस ऑफ 4m। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, 5/3 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, 5/2 यहाँ पर आ रहा है। ठीक, इसका जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम जब लेंगे तो 5 तो चलो कॉमन ही आ रहा है ना, 5 को आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पर एलसीएम जब लेंगे तो ये बन जाएगा 2m स्क्वायर यहाँ आ जाएगा प्लस का 3 यहाँ से आ जाएगा अपॉन में कितना आ जाएगा, 6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ऐसा कुछ आ गया वैल्यू। नाउ इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 को जब इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा 24 प्लस 6 एम स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा माइनस 24 एम यहाँ से आ गया, यहाँ से बनेगा 10 एम स्क्वायर प्लस का 10 सॉरी 15। ठीक है, नाउ थोड़ा सिमेट्रिक फॉर्मेट में लिख देते हैं, एम स्क्वायर के टर्म को एक साथ लिखते हैं तो ये बन जाएगा 4m स्क्वायर, एम की टर्म्स देखते हैं तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का 24 एम इस साइड ले गया है ना, 24 यहाँ पे लिखा हुआ, 15 यहाँ लिखा हुआ, इस साइड जब लेके जाओगे तो ये बनेगा -9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एम में क्वाड्रेटिक आ गया, तो इसके दो रूट आएंगे, एक रूट m1 आएगा, एक रूट m2 आएगा, मतलब एक तो इस टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, एक दूसरा m2 इस टेंजेंट का स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। अब मुझे करना क्या है, टेन थीटा निकालना, मतलब एंगल बिटवीन दिस टेंजेंट, तो ये कितना आ जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये आएगा। अब m1 माइनस m2 में यहाँ से निकाल देता हूँ, m1 माइनस m2 अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ m1
m2। ठीक है स्टूडेंट, आप चाहो तो यहाँ से m1 माइनस m2 आप यहाँ से निकाल देना। फिर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल देंगे सी वाई ए करके, दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे tan थीटा निकल जाएगा, और देन कंपेरेंस ऑफ रूट लेमडा, तो लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और चाहो तो थोड़ा कैलकुलेशन भी चेक कर सकते हो ना, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको अभी पेपर क्लियर है, और पेपर को आपका एक दो बार और अच्छे ढंग से रिवाइज करो ना। इसका जो PDF फाइल रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। ओके, थैंक यू।